कश्मीर इज़ नॉट ए नॉर्मल स्टेट जैसे अदर स्टेट में जब कुछ इलेक्शन से ही टर्न हो जाए। यहाँ रिजीम चेंज हुए हैं, ज़्यादा इलेक्शन के थ्रू कम हुए हैं। इंजीनियर के साथ इसलिए क्योंकि सभी लोग बाहर हैं, इंजीनियर अंदर है। उसका क्या मतलब? उसका उन्होंने इंटरप्रिटेशन निकाला कि ही इज द वन हु इज फाइटिंग फॉर अस, फॉर आवर डिग्निटी, फॉर 370। सो ही डिड नॉट बज, इसीलिए वो जेल में है। 370 एक इशू है, आप उसको ये नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप मैनिफेस्टोज देखेंगे, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोर इश्यू तो 370 है, उसके आसपास वो अपना कैंपेन मैनिफेस्टो चला रहे। तो इंजीनियर को उसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन में कश्मीर को बिल्कुल टच नहीं किया, दे डिडंट पार्टिसिपेट, अंडरस्टैंडेबली, मतलब उनको पता था नीचे ग्राउंड से। और यहाँ चारा नहीं है तो इसलिए कोई 19-20 सीटें वो शायद कंटेस्टिंग आउट ऑफ 40, विच शोज दैट उनको अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा है। वो ये है कि इस वक्त यहाँ सेंटिमेंट ये है कि 370 को किसने हाथ डाला। जो छोटे छोटे लड़के थे उन्होंने फ्यूनरल्स देखे तो उन्होंने भी बंदूक उठा ली। अब बंदूक तो उठा ली लेकिन ट्रेनिंग उनके पास तो नहीं है। अगर आप 1 मिनट के लिए डेविल्स का एडवोकेट प्ले करो, वो बंदूक उठा रहे हैं, सो दैट इज नॉट क्वालिटी, दैट इज क्वांटिटी। और वो फिर 2017-18 में आप फिगर्स देखेंगे, तकरीबन मेरे हिसाब से 600-700 जो है वो लड़के मारे गए। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हैं और मेरे लेफ़्ट साइड में बैठे हैं मीर फ़रीद। मीर फ़रीद जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं कश्मीर के इलाके में और आज तक इंडिया टुडे के कश्मीर ब्यूरो चीफ़ हैं और हमारे साथ हमारे इंसाइक्लोपीडिया और कश्मीर के बहुत पुराने पत्रकार, इस पूरे इलाके को बहुत ज़्यादा गहराई तक कवर करने वाले और अलग अलग रोल्स में देखने वाले मोहम्मद सईद मलिक साहब हैं। सर, कितना लंबा अनुभव होगा सर आपको इसमें जर्नलिज्म में? जर्नलिज्म कह लीजिए या कश्मीर को समझने में कह लीजिए। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मतलब मैं जब से होश संभाला 12-13 साल, तब 1947 रेड जब हुआ, आई वाज 13 ईयर्स। तो मुझे पता है रेडर का पकड़ के लाते थे, हम तालियां बजाते थे। मुझे ये भी पता है जब 51 का इलेक्शन की बातें हो रही थी तो आई वाज 3-4 साल, 2-3 साल और बड़ा हो गया था। तो उस वक्त से मुझे पता है कश्मीर का तो क्या है। यानी अभी आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र अब ये सीक्रेट है, बतानी तो नहीं चाहिए लेकिन आप पूछ रहे हैं तो आई एम 91। जी हाँ। You don't look like, sir. You don't look like. That's a compliment, thank you. तो ये है हमारी मास्टर क्लास। हमारे सामने जम्मू कश्मीर का एक पॉलिटिकल मैप खुला हुआ है। पॉलिटिकल मैप में यानी वो सारी सीमाएं होती हैं जो किसी भी देश की होती हैं और सारे उसके राज्यों की, शहरों की बाउंड्री को निर्धारित करती हैं। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग, कुछ राजकीय राजमार्ग किस्म की रास्ते होते हैं। हम लोग मतलब इस पूरे वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछने वाले और समझने वाले रोल में दिखूंगा और मेरा मार्गदर्शन मलिक साहब और फरीद साहब, ये दोनों लोग करेंगे। आई गेस फरीद साहब आपका भी मार्गदर्शन मलिक साहब करेंगे ना? बिल्कुल है ना? बिल्कुल 100%। ये शागिर्द हैं हम इनके, इन्हीं की वजह से जर्नलिज्म में आए हैं। इन्होंने ही जो है हाथ पकड़े चलाया, तो ऑब्वियसली यही मार्गदर्शक हैं और इनसे बेहतर आपको कोई ये समझा नहीं सकता है, क्योंकि आप जो है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जितना भी पीछे आप जाना चाहें ये आपको ले जाएंगे। आपने खुद सुना 47 भी इनको याद शुरू हो रही है इनकी 47 से। तो आप कोई भी इलेक्शन कभी भी आपको कुछ सुनना है, कहाँ जो है बात बदली, कहाँ जो है एक ऐसी चीज़ हुई कि एक वाटरशेड मोमेंट आ गई, फिर उसके बाद इलेक्शन चेंज हुए, या वो सब चीज़ें आपको जो है जिसको आप कहेंगे ना फाइन, जो कहेंगे ग्राउंड का पॉलिटिकल जूस, वो आपको मिलेगा मलिक साहब से। मलिक साहब ये बताइए, मैं बात शुरू कहाँ से करूँ? मतलब मेरे सामने मैप है, आप हैं, शुरू करेंगे कि इस इलेक्शन से कि ये वैसा है, वन मोर इलेक्शन या डिफरेंट है? मैं कहूँगा ये डिफरेंट इलेक्शन है हर एक के लिए। बताऊँ ना, सबसे बड़ी बात, इलेक्शन में एक नैरेटिव होता है हर एक के पास। यहाँ 47 से 75 तक एक नैरेटिव था, 75 to 82 जब तक शेख साहब थे एक नैरेटिव था, उसके बाद एक नैरेटिव। तो कुछ ना कुछ हर एक माल बेचता था इलेक्शन में, कोई ना कोई ऑटोनॉमी सेशनिस्ट वाले अपना और अलग बेचते थे। इसमें किसी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, पॉलिटिकल नैरेटिव। आप देखेंगे वो पर्सनैलिटीज़ पर बात करते हैं, नैरेटिव किसी के पास नहीं है। क्योंकि 40 ये जो 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, उसने जो डिमोलिश कर दिया एब्रोगेशन, वो सारी इमारत उसी पर खड़ी थी, वो इमारत 10 हो गई। तो अब
दिस इलेक्शन इज विदाउट नैरेटिव और nobody हैज़ a narrative. बाकी जो बना रहे हैं ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें हैं. कोई कहता है मैं 370 रेस्टोर करूँगा, ये ऐसी बात है जैसे कहना है आई विल अनडू पार्टीशन ऑफ इंडिया. मेरे हिसाब से ऐसा ही है. इफ़ यू कैन रिवर्स 370 एंड ब्रिंग इट बैक, यू कैन अनडू पार्टीशन ऑफ इंडिया. मेरे हिसाब से वो गया, बिकॉज उसकी मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर नहीं, लेकिन मैंने भी कुछ खूब मुताला किया है. उसकी बेसिस ही नहीं थी कोई एवरलास्टिंग. इट वाज ऑलरेडी इन टेम्पररी ट्रांजिशनरी लिखा था. अब ये उसमें फिर वकीलाना बहस हो गई, वो काफिर छोड़ दिए. दैट्स नॉट माय सब्जेक्ट, नॉट माय एरिया. लेकिन एज फार जैसे आपने पूछा, मैंने कहा इलेक्शन इज विदाउट ए नैरेटिव. दैट्स वाई फोकस यहाँ पर्सनैलिटीज़ पर है. कोई भाई नाम लेके, इनफैक्ट नेशनल पार्टियां आपका लोग कम नज़र आएंगे, चेहरे ज़्यादा नज़र आएंगे. और ये इतना ओवर क्राउडेड इलेक्शन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा. ओवर क्राउडेड इलेक्शन और कंजस्टेड इलेक्शन है भाई. हर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा है. और दूसरी तीसरी बात ये भी मैं बताऊँ, वट एवर गुड और बैड हैपन आफ्टर 2019, इस बार जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें जो पार्टिसिपेशन हुई, ऐसी पार्टिसिपेशन मैंने नहीं देखी अभी तक. मतलब मैंने 77 में देखी जो इलेक्शन जो कश्मीर में जो फर्स्ट इलेक्शन जो फेयर एंड फ्री माना जाता है, एंड प्रोबेबली सम पीपल से द ओनली फेयर एंड फेयर, दैट वाज इन 1977. सर उस चुनाव की कहानी क्या है, बताइए उस चुनाव की कहानी क्या है. कुछ कहानी ये थी कि सेंटर में मोरारजी देसाई थे, आगे जनता पार्टी गवर्नमेंट आ गई थी. शेख साहब नए दोबारा पावर में आए थे. 7 को 2 साल हो गए थे. उनको 2 साल हो गए थे कि, और वो मिसेस इंदिरा गांधी के उनका अपना एक भी एमएलए नहीं था. चलिए देखिए कश्मीर की आयरनी देख लीजिए. 1953 में 9 अगस्त को उनके पास 75 मेंबर्स असेंबली का टोटल सपोर्ट था. वो प्राइम मिनिस्टर ये थे. ओवरनाइट उनको अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया और उतारा गया, और बख्शी साहब आ गए. So when he had all the supporters assembly, he was imposed. फिर 25 फरवरी 1975, 22 साल के बाद उनके पास एक भी एमएलए नहीं, कोई सपोर्टर नहीं. ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर. सो कश्मीर में ये अजूबे होते रहते हैं. इस तरह से होते रहता था. सो इसलिए यहाँ अजीब अजीब चीज़ें होती हैं. हर एक के पास, हर एक यहाँ जो आप कहते हैं, एवरीबडी इज़ नॉट ए मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ. यहाँ अजीब बात है ये भी. इसको 10 बार सोचते हैं कि अगर मैं ये नारा दूँ तो वो क्या कहेगा, उसमें ये क्या होगा. ऑप्शन सब खुले रखेंगे. आप किसी से कैटेगरी पूछिए, उसके साथ अलाइनमेंट करेंगे, उसके साथ अलाइनमेंट करेंगे. नहीं, आई डोंट रूल आउट एनी फ्यूचर कॉम्बिनेशन. सो ये मैंने जो इलेक्शन जो मेरा तजुर्बा यहाँ है, कोई किसी के साथ जा सकता है इलेक्शन के बाद. हाँ, सो दिस इज ए विदाउट नैरेटिव. दिस इलेक्शन इट इज़ फेसेस पर चला जा रहा है इसमें. लेकिन जो मैं बात कर रहा था, आई एम सॉरी मैं भूल गया, ये जो ये लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें जो टर्नआउट ऑफ वोटर्स है, इट इज़ फैंटास्टिक. आई हैव नेवर सीन सच. और दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबली मुझे लग रहा है ये है, इट विल ब्रेक दैट रिकॉर्ड आल्सो, विच इन ए वे इज गुड एज फार एज डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज कंसर्न. मुझे लगता है मलिक साहब कि मैं पहलगाम के पोलिंग बूथ पे गया था 18 तारीख को जब पोलिंग हो रही थी. तो वहाँ पे उस पोलिंग बूथ पे मुझे पता चला कि उस पर टोटल 1050 वोट थे. और पोलिंग बंद होने का टाइम था शाम को 6 बजे. मैं वहाँ पे 4:45 पे खड़ा था. तो उन्होंने मुझे बताया, जो पोलिंग एजेंट थे, तीनों पार्टी के पोलिंग एजेंट थे, मैंने सबसे पूछा कि आपके यहाँ पोल कितना पड़ा है. तो बोले 1050 वोट है सर. 825 वोट पड़ चुके हैं. आप समझिए 80% से ज़्यादा वोट पड़ चुके थे. 80%. ये फिनोमेना पहले नहीं देखा. यहाँ जब तक जब क्या हुआ, जब पहला आपको एक कहानी और सुनाऊँ. यहाँ जो हमारा सबसे पहला इलेक्शन हुआ, वो दुनिया में आज तक ऐसा कहीं इलेक्शन नहीं हुआ. ऑल द 73 वर अनअपोज्ड, 2 वर नॉमिनली अपोज्ड. 73 अनअपोज्ड. अंदाजा लगाइए. कोई अपोजिशन ही नहीं था किसी के लिए. किसी को खड़ा होने ही नहीं दिया. शेख साहब मानते ही नहीं थे. उन्होंने कहा ये जिसका मतलब है मैं पॉपुलर नहीं हूँ. फिर उनको बताया गया था कि नहीं, कम से कम इज्जत के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए 2 आदमी तो रख ले. फिर 2 जगह नॉमिनल कंटेस्ट ज़बरदस्ती करवाया गया. तो आप मानिए 75 के 75 मतलब अनकंटेस्टेड हो गए. वो राव चली फिर उनके बाद भी. मतलब उसके बाद 57 का इलेक्शन हो गया.
शेख साहब ने हमारी पहले यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहला इलेक्शन जो 51 में यहाँ शेख साहब ने कराया, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए था। स्टेट हैड ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक अपना बनाया था। उसके बाद जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो पहला इलेक्शन जो हुआ 57 में हुआ, उसमें भी मोर देन हाफ वाज अनकंटेस्टेड। उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन 62 में हुआ, उसमें भी मोर देन हाफ वाज अनकंटेस्टेड। ये सिलसिला चलता रहा टिल 77। जब 77 में शेख साहब आए, उधर इंदिरा गांधी डिपोज हो गई, मोरारजी देसाई आए, तो यहाँ जनता पार्टी बन गई। मौलाना मसूदी एक बड़े हमारे सीनियर एक पॉलिटिशियन रहे हैं, उनको मिलिटेंट्स ने असैसिनेट किया था, बड़े रेस्पेक्टेड आदमी थे। ही बिकेम जनता पार्टी प्रेसिडेंट यहाँ, और लग रहा था कि जनता पार्टी स्वीप कर रही है, हमको पता नीचे कुछ नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम शेख साहब वाज रियली कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। हालांकि वो खुद नहीं कर पाए थे, ही वाज सिक, ही वाज इन बेड। तो उनके लेफ्टिनेंट थे मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग, ही वाज कैंपेनिंग फॉर हिम। तो उन्होंने कैंपेनमेंट में हुआ तो ही स्वेप्ट द पोल्स, शेख साहब की पार्टी। दैट वाज द फर्स्ट और probably so far the fairest election I have seen. Free, fair. 77 का चुनाव। Shamlal Shakdar, another Kashmiri, he was the chief election commissioner at that time. Shamlal Shakdar इसका नाम था, SL Shakdar चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। मोरारजी देसाई, मेरी इतला है कि जगजीवन राम जो डिफेंस मिनिस्टर थे और चौधरी चरण सिंह जो होम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने मोरारजी भाई को करना चाहा था कि करने दो, वही जो कश्मीर में ऐसे इलेक्शन होते रहे ऐसे हम भी करेंगे। उन्हें पुट हिज फुट डाउन, शक्दर को बुला के कहा कि प्योर इलेक्शन कराओ। इत्तेफाक से मैं उस वक्त जर्नलिस्ट नहीं था, उस वक्त मैं डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन था। अच्छा। क्यों जब शेख साहब आए तो उन्होंने चाहा कि मुझसे कहा कि मुझे मेरे ज्वाइन कर लो, ऑफ़र किया मुझे कि मेरे डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन बनो। सो 75 में मैं उनको ज्वाइन किया। तो 77 के एंड में जब आए, मैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मैं पेट्रियट में उस वक्त काम करता था, और उन्हें आसफ अली जी जिसकी हेड थी, तो उनसे मशवरा करके उन्होंने कहा आप जाइए। उसके मैंने कहा आप दरवाज़ा खुला रखें क्योंकि मुझे वापस आना है, ये मेरा परमानेंट प्रोफेशन नहीं है। तो वो इलेक्शन मैंने खुद देखा है 77 का, उधर से, फ्रॉम द अदर एंड, फ्रॉम द अदर साइड। उस वक्त एक एडवाइज़र भी होते थे KT सतारा वाला, ही वॉज ऑल्सो वेरी कीन, ही वॉज ICS टाइप से। तो वी वेंट अराउंड, मैंने देखा कश्मीरी फर्स्ट इलेक्शन टेस्ट किया उन्होंने ये। उसके बाद से थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन बढ़ती रही, बट इट वाज द ओनली वन इलेक्शन जिस शेख साहब ज़िंदगी में लड़ सके, कि उनके बाद 82 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर 83 का इलेक्शन हो गया। अब मैं 83 पे सर 2 मिनट में आता हूँ। मैं अभी एक रीसेंट कंटेक्स्ट बात कर लूँ, क्योंकि आपने रीसेंट कंटेक्स्ट बताया ना कि टर्नआउट शायद ज़्यादा होगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हाँ प्लीज़ सर। यहाँ कोई 12 या 13 इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इलेक्शन के ज़रिए 2 या 3 या 4 बार रिजीम चेंज हुआ है। रिजीम चेंज बिटवीन द इलेक्शन होता रहा है। इसका मतलब है कश्मीर इज़ नॉट ए नॉर्मल स्टेट जैसे अदर स्टेट में जब कुछ इलेक्शन से ही टर्न हो जाए। यहाँ रिजीम चेंज हुए हैं, ज़्यादा इलेक्शन के थ्रू कम हुए हैं। अभी रिसेंट इलेक्शन की बात हो रही है कि, तो फरीद भाई आप भी तो लगातार कवर कर ही रहे हैं रिसेंट इलेक्शन में। मैं अभी उस डिटेलिंग पे आऊँगा, लेकिन क्या फैक्टर्स अभी के चुनाव में इस बार देख रहे हैं? जैसे इन्होंने कहा कि ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ जैसा साल 2024 में हो रहा है। तो इस चुनाव में जो फैक्टर्स हैं, एक तो मुझे समझ में आ रहा है फुल स्टेटहुड की मांग है, और 370 के बाद का पहला एब्रोगेशन के बाद का पहला चुनाव है, तो आपको कई हलकों में उसको वापस लाने की मांग भी सुनाई देती है। लेकिन जो अंडरलाइन चीज़ें नहीं हैं, जो दिखती नहीं है, वो क्या है? जी देखिए, जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की अगर आप बात करेंगे ना, तो यहाँ के जो चुनाव हैं देश के बाकी हिस्सों से हमेशा डिफरेंट रहते हैं। इन्होंने पूरा आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिया क्यों। एक तो यहाँ के लोगों की मांग थी फ्री एंड फेयर, जैसे मलिक साहब ने कहा 77 और मे बी 2002 जब वाजपेयी थे तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, फ्री एंड फेयर होगा और जो जीतेगा वो जीतेगा, हमारा कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो अभी के अगर आप मुद्दों की बात करें, जैसे आपने कहा कि आपने कौन सा मुद्दा कहा अभी मैंने बोला कि 370 एब्रोगेशन और फुल स्टेटहुड के बाद फुल स्टेटहुड तो है, लेकिन 370 का जो एक इमोटिव इशू है वो अभी भी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। आप इंजीनियर रशीद का जो वेव भी देख रहे हैं, मैंने जब लोकसभा इलेक्शन थे काफ़ी जगह घूमा, उनके बेटे के साथ भी मैं गया, काफ़ी ज़्यादा उनका अबरार के साथ जुड़ते रहे। हाजिन
सईद साहब को पता होगा, काफ़ी एक जो है एक कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है 30 साल का, क्योंकि वहाँ गन वायलेंस भी थी पहले, सेपरेटिज्म भी था, फिर इखवान भी था, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा 2008 में वोटिंग भी हुई। तो जो फेजेस थे, हाजी ने एक बड़ा एक वो जिसको केस स्टडी कहेंगे, तो वहाँ जब मैं गया वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम वोटर देखे जो अभी तक सेपरेटिज्म के साथ थे। तो जब उनसे बात की, उनसे कहा भाई आप क्यों निकले हो आज क्या खास है? ये तो वही बाइकॉट है, वही इलेक्शन है जिसको आप जो है सेपरेटिज्म और अपनी जो चाहत थी उससे जोड़ के देखते थे और इसको दूर रखना, इससे दूर रहना चाहते थे। तो उन्होंने ये बात कही कि इंजीनियर के साथ इसलिए क्योंकि सभी लोग बाहर हैं, इंजीनियर अंदर है। उसका क्या मतलब? उसका उन्होंने इंटरप्रिटेशन निकाला कि ही इज द वन हु इज फाइटिंग फॉर अस, फॉर आवर डिग्निटी, फॉर 370, सो ही डिड नॉट बज, इसीलिए वो जेल में है। तो उससे आपको एक सेंटिमेंट समझ आ गया कि उसके साथ लोग क्यों हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा लीडर है जो अभी भी 370 के लिए लड़ रहा है, इसीलिए जेल में, और बाकी तो सब छूट गए, वो कॉम्प्रोमाइज हैं। तो 370 एक इशू है, आप उसको ये नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप मैनिफेस्टोज देखेंगे, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोर इश्यू तो 370 है, उसके आसपास वो अपना कैंपेन मैनिफेस्टो चला रहे। तो इंजीनियर को उसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है और वो कनेक्ट जेल का हो रहा है। तो 370 आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद अगर आप गवर्नेंस पे आएंगे तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला है। आप कहीं भी जाओ, अभी हम कीगाम गए थे, कीगाम नहीं, आई थिंक कनलवन, जी बिजबिहारा, जहाँ मुफ्ती की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वहाँ हमें 2-3 बुजुर्ग मिले, तो हम बैठे बात किया उनके साथ, तो उन्होंने बड़ी साफ बात की, बोला ठीक है सब कुछ ठीक है, लेकिन बेरोजगारी एक ऐसी चीज़ है कि इतने सारे मुद्दे हैं यहाँ पे, सिचुएशनल 370, उसमें वो दबता जा रहा है। वो लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसने अपने बेटे की मिसाल दी, बोला मेरा बेटा PhD है, डॉक्टर है, और मेरे हाथ पकड़ के ले गया साथ वाली दुकान में, बोला ये है मेरा बेटा, ये किराना बेच रहा है, बोला इसको किराना नहीं बेचना चाहिए था, अगर इसने इतनी पढ़ाई की तो इसके लिए जॉब कहाँ है, और अगर मैंने इसको इतना पढ़ाया लिखाया, मुझे अगर किराना ही इससे बिकवाना था तो मैं इसको 10वीं तक पढ़ा के इधर बिठवा देता, मैं PhD क्यों कराता। तो एक वो एग्जाम्पल है आपके सामने, वो एक सेंटिमेंट है कि जॉबलेसनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर आप मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो 370 जब हटा तो काफी बात हुई थी कि इन्वेस्टमेंट होगी और नॉर्मैलिटी आएगी और पैसे का फ्लो बढ़ेगा। हाँ, मतलब कॉर्पोरेट्स आएंगे, यहाँ इंडस्ट्री सेटअप होंगी, तो एक जॉब जो है मार्केट खुलेगा, लोग बच्चे जॉब में जाएंगे। लेकिन वो एक चीज़ है जो अभी तक हो नहीं पाई उस तरीके से, और गवर्नमेंट सेक्टर में आपका ऑलरेडी जो है जॉब काफ़ी कम है। तो वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। हालांकि अभी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो है 370 वो सब कर रही है, लेकिन वो लोगों के साथ कनेक्ट करता है जॉबलेसनेस। उसके अलावा तो बाकी जो सड़क बिजली पानी रहता है। और दूसरी बात, एक और जो मुद्दा है वो है वापस वोटिंग, इसलिए क्योंकि वापस लोगों को एक वोट जो है एक वेपन लग रहा है अब, क्योंकि जो 10 साल गैप हुआ इलेक्शन में और उसके बाद 370 के बाद जो ब्यूरोक्रेसी का राज रहा, जो एक डिस्कनेक्ट हो गया। मतलब एक आम आदमी, खैर अर्बन एरियाज में उतना उसका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप गांवों की बात करें तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जरूर पकड़ते हैं, बात बोलते हैं भाई हमारा मसला है, ये है, सड़क बिजली पानी है, हमारा मनरेगा कहाँ है, हमारा ये कहाँ है, सेंट्रल स्कीम्स, उनको काफी अवेयर है। तो वो ब्यूरोक्रेसी तक नहीं पहुंचते थे। एक DC जो है कितना उनका सुनेगा, या वो तो अपना रिप्रेजेंटेटिव उनको चाहिए, उसकी कीमत उनको पता चल गई कि अब हम जी MLA का दरवाजा खटखटाया जा सके टाइप वाला। एग्जैक्टली। ये मेरी जैसे मैंने आपको कहा कि 370 इशू नहीं, इशू इसी से मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज बेच रही हैं इसको कि 370 वापस लाएंगे। आम आदमी को पता है यहाँ ये अब वापस नहीं आ सकता है। आम आदमी बेवकूफ़ नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज इसका यही है, ही अंडरस्टैंड्स ऑल। लेकिन वो इस वक्त टर्न आउट, इस वक्त एक वजह ये भी है, उसको एक पहली बार मौका मिल रहा है टू गिव ए वर्डिक्ट ऑन दिस डिसीजन, वेदर इट वाज राइट डिसीजन और नॉट। वो ये कहना चाहता है ये गलत डिसीजन था, ये मेरे खिलाफ था, ये मेरी मर्जी के खिलाफ था, आपने मुझसे पूछा भी नहीं, मुझको मुंह बंद कर दिया और ये कर दिया। ये आदमी जो निकला लोकसभा इलेक्शन, ये आपके पहले DDC इलेक्शन यहाँ हुए और कुछ ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, उसमें भी लोग निकले, उन्हीं पार्टीज़ को दिया जो उनको लगा कि लेसर ईवल हैं, मतलब PDP, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और इस किस्म के ग्रुप से। और वो जो दिल्ली से, मतलब दिल्ली के लग रहा था दिल्ली के एमा पर फ्लोट हो गए, उनको जीतने नहीं दिया ये। लेकिन बाद में हुआ कि जैसे कश्मीर में होता है, इलेक्शन जब हो गए, वो जो जीते हुए थे उनको ज़बरदस्ती शामिल करवाया गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में, इधर से।
लोग इस वक्त ये चाह रहे हैं कि एक तो हम ये पोलिंग बूथ में ये कहने जा रहे हैं कि आपने फैसला गलत किया है। देखिए, बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन में, ऐसे लोकसभा इलेक्शन में कश्मीर को बिल्कुल टच नहीं किया, दे डिडंट पार्टिसिपेट, अंडरस्टैंडेबली, मतलब उनको पता था नीचे ग्राउंड सिचुएशन की। और यहाँ चारा नहीं है तो इसलिए कोई 19-20 सीटें वो शायद दे आर कंटेस्टिंग आउट ऑफ 47। 47 में से 18 सीटें लड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो विच शोज दैट उनको अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा है। वो ये है कि इस वक्त यहाँ सेंटिमेंट ये है कि 370 को किसने हाथ डाला, उसके खिलाफ सेंटिमेंट है, उसके फेसेस हैं। देखिए, साउथ कश्मीर में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ, अल्टरनेटिव था दीज पार्टीज जो मतलब अपनी पार्टी, दूसरी पार्टीज बीजेपी, और दूसरी तरफ थे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मेनली, एंड कांग्रेस आल्सो। लोगों ने उधर कांग्रेस बीजेपी कम्बिनेशन को जताया, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। जब कपवारा की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक और अल्टरनेटिव आया रशीद का, ही सिंबलाइज्ड ऑल दैट, मतलब कश्मीर को जो विक्टिमाइजेशन जो उसको लगा, उनको लगा पोस्ट 2019 जो यहाँ लोग, बहुत लोग जेल में हैं, यहाँ मतलब प्रेस बाहर भी आज़ादी कम हो गई है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही, यहाँ वट एवर यू डू हियर, देखिए आम आदमी एट द एंड ऑफ द डे, ये जो 2 टांगों वाला इंसान है, ये 4 टांगों वाले जानवर से थोड़ा डिफरेंट है कि इसका दिमाग भी है। अगर आप इसको बहुत देर बंद रखेंगे तो ये ही विल रिएक्ट, तो वो रिएक्शन, वो रिएक्शन भी है कि देना। और दूसरी बात, जैसे इसने फरीद ने भी कहा कि बहुत देर से यहाँ गवर्नर रूल कितना भी अच्छा हो, ब्यूरोक्रेटिक रूल, चाहे लोकल ब्यूरोक्रेट, यहाँ तो आजकल ब्यूरोक्रेसी भी लोकल लैंग्वेज जानती नहीं है, ब्यूरोक्रेट कैसा भी हो, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस कैसे भी नाकारा हो, करप्ट हो सिस्टम, आदमी को सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ा, मैंने कहा मेरा काम यहाँ नहीं हुआ, ये बिजली नहीं हुई, ये जो नौकरी नहीं लगा, वो नहीं, दिस हैज़ बिन डिनाइड टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दोनों में इट इज़ इक्वली, आई कैन टेल यू विद मतलब फुल अथॉरिटी, जम्मू में भी ये फीलिंग है कि लोकल, इसीलिए। और दूसरी चीज़ जो है, जो सबसे बड़ी इंसल्ट हुई है, हमने ज़िंदगी में देखा है कि यूनियन टेरिटरी स्टेट बन गई है, या 2 स्टेट के फाड़ करके आपने दोनों स्टेट बनाए, उत्तर प्रदेश को बनाए, उत्तराखंड बनाया, छत्तीसगढ़, झारखंड निकाला आपने, लेकिन ये आपने किसी स्टेट को, ये तो इंसल्ट है ना, यूटी बनाया, इट्स एन इंसल्ट, मतलब विच पीपल कुड नॉट पॉकेट इजीली। इसलिए वो इन सब बातों का इजहार करने के लिए वो उनके पास है। बट एज इट इज़ पॉलिटिकल, जैसे मैंने कहा, आई अगेन कम बैक टू दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर फाइंडिंग देमसेल्व्स बेरेफ्ट ऑफ एनी एजेंडा। उसकी वजह यह है कि वो एजेंडा जो बेस था, इट वाज थोड़ा बहुत उनका, मतलब एक्सपीडियंसी जिसको बोलते हैं, एक्सपीडियंसी जिसको बोलते हैं, ट्रूथ नहीं था, दे वर हाइडिंग, वो अब खुला हो गया, 370 गया, उड़ गया, कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, अब कैसे ला सकते हैं उसको वापस, कैसे ला सकते हैं? मतलब मोटा-मोटी 370 वापस नहीं आ रहा है, ये तय है। मैं बताऊं, एक अब अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले कहा था मैं उस असेंबली में नहीं जाऊंगा, ही हैड डिक्लेयर्ड, इतनी खराब हालत असेंबली की है, उन्होंने कहा था कि इस असेंबली में मुझे चपरासी तक नहीं लगा सकता हूँ, मैं क्यों चुप नहीं, तो नहीं है, वो उधर से हार के आगे, वो ही डिडंट वांट टू गो, उसको नाउ ही नोज व्हाट इट इज देयर। अब ये गवर्नर रूल इस वक्त गवर्नर रूल है ना, इस वक्त इनकी पीपल वांट ए चेंज, पीपल वांट उनके अपने जैसे इसमें मसाइल है अपने लिए ये, और दूसरा ये मैंने कहा कि दे आर कमिंग आउट आल्सो टू एक्सप्रेस देयर रिजेंटमेंट जो कुछ हुआ है। तो इस हिसाब से इस इलेक्शन की ये कि पार्टिसिपेशन बहुत है, तो दिस गिव्स लेजिटिमेसी टू दिस इलेक्शन, ये क्रेडिट तो जाएगा जिसको जाए। मुझे नहीं लगता मतलब बीजेपी कैंडिडेट्स हैव चांस टू, अब उन्होंने जो उनके जो ये इस वक्त वोट स्प्लिटिंग बहुत होगी यहाँ पर, वोट स्प्लिटिंग को और वोटिंग पैटर्न को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज समझते हैं थोड़ा सा, तो ऐसे हम थोड़ा सब्सटेंशिएट कर पाएंगे। ये हमारे सामने एक मैप है, अगर मैं क्रूड तरीके से जम्मू कश्मीर का जो नक्शा हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है वो क्रूड तरीके से बना रहा हूँ, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और इसमें वो हिस्सा भी है, मैं पाठकों को, दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे आप पाकिस्तान देखते हैं
और यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, ये पे पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है और इधर चाइना है, ये आप देखते हैं। और इसका एक बड़ा हिस्सा ये आपका लद्दाख में आता है और ये बचे हुआ हिस्से का मैप ये सामने खुला हुआ है, ये जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर लाइन भी है। हाँ, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। अगर आप जम्मू कश्मीर को देखें तो यहाँ पे एक पाकिस्तान की बाउंड्री दिखाई देती है और यहाँ पे लद्दाख आपको दिखाई देता है, जम्मू कश्मीर ऐसा दिखाई देता है। अब मैं इसको कैमरे पे कह भी रहा हूँ और क्योंकि ख़तरे होते हैं इसको दिखाने के, जो कि जब आप वीडियोस में पाकिस्तान ने 47 के बाद जो भारत की जिन ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, उसको पीओके हम कहते हाँ, हैं। उसको हमारी असेंबली में उसके लिए सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। सीट्स रखी वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाँ, 24 सीट्स, 114 टोटल। 24 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें मीरपुर, कोटली, थोड़ा बहुत इलाका पूंछ का, रजौरी का, मुजफ्फराबाद का इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, अवैध कब्जे में है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको ये सारी सीटें, सारी चीज़ें इंटैक्ट दिखाई देंगी। नंबर 1। नंबर 2, आप इसको वीडियो में नहीं दिखा सकते कि पाकिस्तान ने इतना कब्जा करके बैठा है, क्योंकि मैप ऑफ इंडिया जो है, जो भारत सरकार का उपक्रम है, वो इस पे आपको ऑब्जेक्ट करता है, आपको मैप में वो हिस्सा दिखाने नहीं देता है वीडियोस में जो आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इंडिया की बाउंड्री में ही दिखाना है। हाँ, वो आपको इंडिया की बाउंड्री में ही दिखाना है। आपको LOC की पोजीशनिंग से पाकिस्तान और इंडिया को नहीं बांटना है, क्योंकि LOC अभी भी एक अग्रिम मोर्चा है, तो इसलिए वहां पे भारतीय फौज बैठी है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे BSF बैठती है, तो LOC अभी भी हमारे लिए एक लड़ाई की लाइन है। ठीक है जी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। एक जमाना था जो मतलब जो यहाँ इसमें शक नहीं है, यहाँ सेपरेटिस्ट एलिमेंट जिसको प्रो पाकिस्तान भी कह सकते थे, वो भी अब इतने समझदार होकर समझ गए हैं कि डिस्पैरिटी अब इंडिया और पाकिस्तान में कितनी हो गई है। डिस्पैरिटी इन स्ट्रेंथ, इन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इन मिलिट्री स्ट्रेंथ, इन दिस थिंग। सो देयरफॉर वो इशू अब यहाँ मतलब लोगों के जहनों में कम होता जा रहा है। वो जो एक हिस्सा है जो अभी भी उसको प्रोसेस करता है, तो उसके लिए मैं कहता हूँ, तो देयरफॉर आई डोंट थिंक दैट वो यहाँ वो इस इलेक्शन में वो कोई एलिमेंट है, ऐसा वो नहीं है। अब मैप को मैं थोड़ा सा और बांट देता हूँ। अगर आप ये देखें तो ये श्रीनगर, गंदेरबल, बांदीपोरा, कुपवाड़ा, बारामूला, ये इलाका जो है अनंतनाग तक, आप इस इलाके तक आ जाइए तो ये पूरा कश्मीर लग जाता है। फिर यहाँ से एक बड़ी सी पहाड़ी गुजरती है जो इस तरह से फैली हुई है, जिसको कहते हैं पीर पंजाल रेंज। मतलब मोटा मैं इस लाइन पे अगर आप पहाड़ी खींचें तो यहाँ से आपकी पीर पंजाल रेंज निकलती है। पीर पंजाल रेंज के इस तरफ जम्मू पड़ता है, पीर पंजाल की इस तरफ जो घाटी का इलाका है, मतलब फ्लैट है, क्योंकि पहाड़ियाँ इधर भी पहाड़ बड़े बड़े इधर से भी हैं और इधर भी है, तो बीच का जो फ्लैट इलाका है वो है कश्मीर का इलाका। और ये है श्रीनगर, जहाँ पे इस समय हम बैठे हुए हैं। एक और डिवीज़न है जो इलेक्शन के हिसाब से इस पूरी बातचीत को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा। श्रीनगर से आप नीचे आएँ तो इन 3-4 ज़िलों को आप मिला लीजिए, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग। आप ये इलाकों को बोलते हैं साउथ कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर। फिर बीच के 3 इलाके हैं गांदेरबल, श्रीनगर और बडगाम, यानी ये इलाका, ये होगा कि आप सेंट्रल कश्मीर। और इसके अलावा बांदीपोरा, कुपवाड़ा और बारामूला, इन तीनों को इलाके चलते हैं नॉर्थ कश्मीर। साउथ कश्मीर में जब हम ये बात कर रहे हैं तो वोटिंग हो चुकी है, और साउथ कश्मीर में खासकर अनंतनाग, जिसको इस्लामाबाद भी कहा जाता है। हाँ, बहुत देर से लोकल, ये कोई आज की बात नहीं है। ये कोई जब से मैं देखा उसको इस्लामाबाद ही कहते हैं लोग। हाँ, ये कोई नई, ये कोई पोस्ट 47 बात नहीं है। इट इज मच मोर देन दैट। क्योंकि आप जाइए तो अनंतनाग के कुछ दुकानों पे और कुछ सरकारी संस्थानों पे इस्लामाबाद लिखा मिलता है। बस में जाएंगे वो सीधा कहेगा इस्लामाबाद जाना है। यहाँ 99% लोग कहेंगे वैसे इस्लामाबाद, लोकल पार्लेंस इस्लामाबाद। अच्छा। हाँ, अभी भी आप कहीं पुराने लोग जो जाएंगे ना, वो आपको इस्लामाबाद ही बोलेंगे। बस रुकेगी, कंडक्टर इस्लामाबाद बोलेगा, तो वो नाम वही है। हालांकि जो 1990 के बाद लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि जब BSF आर्मी ऑपरेशन शुरू हुए तो वो कन्फ्यूजन हो जाता था
कि अगर आपको आर्मी वाला पूछ ले कहाँ जा रहे हो तो आप बोलते हो इस्लामाबाद, तो उसको लग जाता था ये कहीं पाकिस्तान इस्लामाबाद तो नहीं बोल रहा है। तो वो काफी देर तक दिक्कत हुई। फिर लोग धीरे धीरे सीख गए कि इसको अनंतनाग बोलना पड़ेगा, कि अगर आपको आर्मी वाला BSF वाला पूछ रहा है तो आप अनंतनाग बोलोगे, लोकल बाकी इस्लामाबाद है। तो वो और मैं गलत नहीं हूं तो ये अनंतनाग यानी उर्फ इस्लामाबाद का जो इलाका है, ये वो इलाका है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती और अब उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती का इलाका है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। They were confined to that area only. Yes. असल में उनकी देखिए वो 2002 इलेक्शन में उन्होंने 16 सीटें शायद जीती। पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखिए शेख साहब के डेथ, उनकी डेथ 82 में हुई, फिर 84 का इलेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने बहुत सारी सीटें जीती। फिर 87 का जो इलेक्शन हुआ, 87 का इलेक्शन, प्लीज सर कहानी बताइए। पूरी दिल्ली तक लोग सुनते हैं कि धांधली कैसे हुई थी। देखिए मैं बताता हूँ 87 का इलेक्शन, 87 के इलेक्शन में कुछ एग्जैजरेटेड बातें भी हैं। 87 इलेक्शन मैंने पूरा कवर किया है, मतलब जितना मैंने, ऐसा शायद कोई, मैंने बाहर भी इलेक्शन कवर किया, यहाँ भी किया। बताइए ब्रीफ में क्या हुआ। 87 इलेक्शन में यहाँ मार्च में शायद, मुझे याद है शायद था, वो पोलिंग यहाँ हुई। पोलिंग के एंड के बाद मेरे दोस्त भी इंटेलिजेंस में होते वगैरह, वो थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर गए। इस वक्त यहाँ एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बन गया था, पर उसमें सेपरेटिस्ट भी थे, इस्लामी पार्टी थी, अब्दुल गनी लोन भी था, लोन साहब भी उसमें थे। इसको सैयद सलाहुद्दीन, हाँ, जो भी जो हिजबुल वाला, उसका मोहम्मद यूसुफ नाम है, मोहम्मद यूसुफ शाह। हाँ, तो ये बात सही है कि वो हारे नहीं थे। जब मुझे, मेरा अपना अंदाज़ा है, नॉट मोर देन 10 to 12 सीट्स और 13 सीट्स और 14 सीट्स दे वुड हैव वन, विच वुड नॉट हैव डैमेज्ड मच फारूक अब्दुल्ला। लेकिन फारूक अब्दुल्ला, मैं बता रहा हूँ उस दिन के पूरा वक्त, जिस दिन पोलिंग ख़त्म हो गई, फारूक अब्दुल्ला टुक यहाँ से प्लेन था स्टेट का, उधर दिल्ली में रिपोर्ट गई IB की, वहाँ राजीव गांधी थे, उनको रिपोर्ट गई कि ही इज़ लॉस्ट। अच्छा, चुनाव हार रहे हैं। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उसी दिन। और सईद साहब से पूछूंगा, और MUF नाम तो है MUF, लेकिन उनका मैनिफेस्टो बड़ा बैलेंस था, मैनिफेस्टो अच्छा था उनका। वो क्या था, मैं पता, तो अब वहाँ जब रिपोर्ट गई, अब फारूक साहब थोड़ा काशिश भी हैं और कभी कभी केयरलेस रहते हैं। जब वो आए एयरपोर्ट पर, तो जो ऑफिसर उनके, आई वोंट नेम देम, जो उनके इर्द गिर्द आए अफसर आए, उन्होंने उनको बोला अरे हम तबाह हो गए हैं। वो उधर से राजीव गांधी से बात करके आए, बोला कि आप तो, उन्होंने कहा वोटिंग तो हो गई, अब क्या करें। सो उन्होंने ले के कहा कि आप काउंटिंग सेंटर में कुछ करना पड़ेगा। सो काउंटिंग सेंटर में क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया, मैं यहाँ एक मिसाल देता हूँ यहाँ की। श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहते हैं, आई वॉज नॉट देयर, आम इम्प्रेशन ये है कि यहाँ वो मोहम्मद यूसुफ, जो बाद में क्या बन गया, वो सलाहुद्दीन, कहते हैं वो जीत गया था, वो जीत रहा था, शायद उसको जीतना था। उसको काउंटिंग से पहले थाने में बंद कर दिया। उसका जो अपोनेंट, आई विल नॉट नेम हिम, नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, तो नाम ले लीजिए अब। नहीं, अब तो ओपन बात है, गुलाम मोहिद्दीन, इज नो मोर। हाँ, तो काउंटिंग सेट इनको बंद कर रखा। काउंटिंग सेंटर में उनको, मुझे वहाँ पता है, वो भी जानते थे, कश्मीर इज़ अ स्मॉल प्लेस, यू नो एवरीबडी। तो काउंटिंग सेंटर में वहाँ उन्होंने गड़बड़ की, उसको डिक्लेयर किया दूसरे को। ये पहली बार नहीं हो रहा था कश्मीर में, ये चक्कर बहुत चल। मैं एक और वाक़ा सुना था, इससे पहले एक बार हुआ था। मोहम्मद शफी कुरैशी का नाम सुना है आपने? वो उसने नहीं, वो बाहर गवर्नर थे दूसरे, यहाँ ही इज़ वन मैन। वो पहले सेपरेटिस्ट थे, फिर बाद में उन्हें, ही वॉज द फर्स्ट हु स्टार्टेड कांग्रेस हेयर, कांग्रेस पार्टी, रेगुलर नहीं, लेकिन उसने कहा मैं कांग्रेस हूँ। फिर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते थे परेशान, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी परेशान है। कहते हैं एक बार उसने इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन अंदर जो काउंटिंग सेंटर में वो जीत रहा था। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि हाँ जी आप तो जीत गए हैं। उसने कहा मैं बाहर ऐलान करूँ, कहता कर जाइए। वो बाहर गया काउंटिंग हॉल से, बोला कि मैं जीत रहा हूँ, जिंदाबाद। इतनी देर में वापस आया तो रिटर्निंग अफसर ने दूसरा डिक्लेयर किया, ही इज़ विनिंग। तो उसने कहा ये क्या होगा? उसने कहा ये वो जीत गया है, अब क्या करें। उसको बाहर गया, उतनी देर में वोटों की हेरा फेरी हो गई। तो
तो ये यहाँ पर मतलब यहाँ ब्रेजिल नहीं होता रहा था, इसलिए लोगों का इलेक्शन पर फेथ नहीं था। 87 पे आते हैं जो आप बता रहे थे। मैं बताऊं तो क्या हो, फिर मेरा हिसाब है कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं थी, इट कुड हैव बीन। अब क्या हुआ कि उतना नहीं हुआ जितना अब ये बन गया है मामला। अब करें सारा इलेक्शन रिग हो गया, सारा नहीं हुआ इलेक्शन। कितनी सीटें रिग हुई थी? मेरा ख्याल में इन्होंने पता नहीं कितने, मेरे ख्याल में इन्होंने काउंटिंग सेंटर्स में कोई 10-20 में किया होगा। हालांकि 10-12 सीटें हार जाते, और हार जाते तो क्रेडिबिलिटी इलेक्शन प्रोसेस की रहती, इनकी भी रह जाती। वो कर दिया, वो पैनिक में कर दिया। इट वाज मोर पैनिक रिएक्शन देन एनीथिंग। वाटरशेड मोमेंट थी वो, जो उसके बाद 30-35 साल हुआ, उसका ट्रिगर तो वही था। आई वोंट से दैट वो ट्रिगर सही कह सकते हैं, लेकिन दैट वाज नॉट द ओनली रीज़न। उससे ये हो गया कि एट दैट स्टेज उसमें एक और चीज, किसी चीज़ में 1 too many हो जाता है। 1 too many हो गया वो, तो इट लेट वन थिंग लेड टू अनदर एंड अनदर लेड टू अनदर। फिर उसके बाद वो इन्फिल्ट्रेशन हो गई, वो हो गया थिंग्स गॉट मिक्स्ड अप। तो वे है। ठीक है। ये बताइए कि फारूक अब्दुल्ला ने, आप दोनों को, आप भी बताइए, कोई बताए, फारूक अब्दुल्ला ने जब चुनाव रिग किया, ये इल्ज़ाम जो उन पर लगता है, और आज भी जब भी इंटरव्यू में जब भी उनसे पूछा गया है तो वो बहुत सीधा जवाब नहीं देते हैं इस पे। वो आप लोगों ने देखा होगा उनके इंटरव्यू, वो सीधा जवाब नहीं देते हैं। किन लोगों ने मदद की थी उनकी? क्या एनसी की मशीनरी इतनी बड़ी थी? ब्यूरोक्रेसी ने ओपनली, क्योंकि एनसी की तो सरकार आ रही थी ना, बहुत टाइम से एनसी की सरकार चल रही थी ना। अब जैसे बोल रहे थे शेख अब्दुल्ला ही था, एक लीडर था, तो ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी की लॉयल्टी सारी, कोई और ओपोनेंट था नहीं, तो एनसी के साथ ही थी। तो इसीलिए एनसी जो है ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी उनके साथ थी। और जब सेंट्रल सरकार जो राजीव गांधी वाली थी, राजीव फारूक अकॉर्ड था, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उनके साथ थी। तो और उन दिनों तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि आप जो है इतना आप ट्रांसपेरेंसी रखें या नज़र रखें, या मीडिया इतना रोबस्ट नहीं था, इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रांग नहीं था। तो उन्होंने जो कर सकते थे, जो पैटर्न चलता रहा तो किया, वो किया। तो वैसे ये जो कुछ भी हुआ वो पोलिंग के बाद हुआ, इसलिए रिगिंग जो है ये सारा ऑफिशियल काम था। क्योंकि वोट जब आप डाल करते हैं उसके बाद इट इज इन द हैंड्स ऑफ ऑफिशियल्स, जो अधिकारी, जो काउंटिंग अधिकारी वोट गिनने आया है। उसके बाद नो नॉन ऑफिशियल कैन टच द वोट, वो तो प्रॉपर्टी हो जाती है। मतलब जब वोटिंग हो चुकी है उसके बाद ट्रेंड्स उनके पास आ गए कि भैया ये जो है आप हार रहे हो, तो लास्ट में अब आप क्या कर सकते हो? या तो आप यू हैव टू रिजाइन टू योर फेट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गड़बड़ करना, आप जो है उसके बाद जो है बॉक्सेस में और जो स्टाफ के साथ मिलकर गड़बड़ कर सकते हो। तो वही उसके बाद गड़बड़ हुई है। अगर वो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज उस वक्त ज़्यादा पैनिक नहीं करती, फारूक को वहाँ नहीं बुलाया जाता, उसको इतना पैनिक नहीं किया जाता होता, उस पर इतना दबाव नहीं डाला होता, शायद ये भी नहीं होता। अच्छा, इस पूरे खेल में कोई ये गड़बड़ी पॉइंट कर सकते हैं हम लोग 87 के चुनाव में? मतलब जैसा फरीद भाई कह रहे थे, मैं उनसे भी एग्री करता हूँ, आपसे भी एग्री करता हूँ कि 87 के बाद से मिलिटेंसी जिस तरह से बढ़ी कश्मीर में, वो एक फैक्टर था, और आप कह रहे हैं कि वो वन ऑफ द फैक्टर था। सेंस है ना। देखिए, पाकिस्तान तो इंतजार कर रहा था कि क्या चीज ऐसी हो जिससे, बंदूक तो लटकाई हुई थी ना, वो तैयारी कर रहे थे। जैसे सईद साहब को भी बोलेंगे, आपको जियाउल हक का तो प्लान था, वो तो उसी वक्त नहीं बना, वो पहले से ही जब आपका ये हुआ था, जब अमृतसर का हुआ था, अमृतसर के बाद से वो वाले का, हाँ, उसके बाद वो प्लान कश्मीर की तरफ भी था। तो वो इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ उनको मौका आ गया। यहाँ पे ऐसा माहौल बना कि जो यूथ था, सलाहुद्दीन जैसे लोग जो इलेक्शन जीतना चाहते, जब उनके साथ ये गलत हुआ तो उस जोश में उन्होंने कहा बगावत है, अब हमें ये चाहिए, वो चाहिए आज़ादी। तो वो उधर की तरफ चले गए, वहाँ वाले एजेंट एक्टिव थे, तो उन्होंने जाके बंदूक उठा ली, और फिर वो JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन और सब, और उसके बाद फिर 30 साल से तो बर्बादी है। मैं एक चीज इस फैक्टर को ट्रेस करने के लिए यू हैव टू गो बैक 65 यू हैव टू गो बैक। कैसे लड़ाई हुई? यहाँ हजारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में आर्म्ड इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए थे। हमको पता ही नहीं था बॉर्डर वालों को, जब तक वो घुस आए थे कश्मीर में। ये 65 में तो वार कैसे शुरू हुई? वार उधर से शुरू हुई ना, नहीं तो रन ऑफ कश्मीर जो टैंकों की चल रही थी उस वक्त लड़ाई, वो तो ठीक है। 65 में कश्मीर में मैसिव इन्फिल्ट्रेशन हो गई, आर्म्ड इन्फिल्ट्रेशन। वो सिविलियन क्लोथ्स में आर्म्ड पाकिस्तानी घुस गए। जब बाय द टाइम यहाँ खबर लग गई तो फिर हमारी फौज आ गई, फिर आ गई, लोग आ गए यहाँ, तो उनका ख्याल था कि यहाँ
जो ही हम पहुंच जाएंगे तो यहाँ बगावत हो जाएगी, लोग खड़े हो जाएंगे। मेरे कश्मीरी मतलब वो यू कैन टेक हिम फॉर ग्रांटेड, वो ही इज़ नॉट ए फूल कि भाई वो मैं आके खड़ा हो जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उनका अंदाज़ा ये था कि पाकिस्तान में जब भी ट्राइबल रेड में भी यही अंदाज़ा था उनका कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ तैयार होगा सब कुछ। यहाँ रेजिस्टेंस किया। 47 में जो रेड हुआ है उसको रेजिस्ट किया। कश्मीरियों ने 2-3 दिन रुकवाया, मतलब महाराजा वाज डिली डैलिंग ऑन एक्सेशन। देखें, नहीं तो 15 अगस्त को उनको एक्सेशन करना था, उन्होंने वो एक्सेशन किया 26 अक्टूबर 1947, इतने महीने का डेला। वो क्या जब भी रेड हुआ तब जाके हुआ, तब जाके सो देयरफॉर एट दैट टाइम कश्मीरियों ने जितनी भी दे सकते थोड़ा उनका रास्ता दे, उसकी कीमत चुकानी पड़ी। मकबूल शेरवानी को दे हैंग्ड हिम एंड नेल्ड हिम देयर। तो कहाँ पे ये हुआ था? बारामूला में। बारामूला में। कौन था मकबूल शेरवानी? है मकबूल शेरवानी की यादगार है। ही इज़ बेसिकली ए वॉर हीरो यहाँ के। हाँ, क्योंकि उसी की जो रेजिस्टेंस थी और उसके जो बंदे थे उन्होंने उनको रोक के रखा, उनको डिले किया। क्योंकि अगर वो 2 दिन पहले श्रीनगर आ जाते, एयरफील्ड पे कब्जा कर लेते, तो आर्मी आ ही नहीं सकती थी। तो इस वक्त इतिहास बदला होता। तो उसने जो 2 दिन रोका और वहां से दिल्ली से जो फौज यहाँ आ पाई और फिर उन्होंने श्रीनगर से डिफेंस शुरू किया। नहीं तो वो तो नारबल तक पहुंच गए। नारबल मींस आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर, इट्स हार्डली 7 किलोमीटर। दे हैड अ वेरी टफ टाइम। लेकिन फिर भी जो 2 दिन थे उसने इतिहास बदल दिया। अगर वो 2 दिन नहीं आते बीच में तो वो तो रेडर्स ने सारा कश्मीर कब्जे में ले लिया होता। उस टाइम में कश्मीर वाज लीडरलेस। महाराजा यहाँ से उनको एडवाइस किया गया था निकल जाइए, नहीं तो आप भी हो सकता है रेडर यहाँ तक आ जाए, आपको पकड़ कर ले जाएंगे। महाराजा तो बाय देन ही हैड सेड कि आप ट्रूप्स वगैरह भेज दीजिए। फिर गांधी जी पहले रिलेक्टेंट थे, फिर शेख साहब ने भी कहा कि नहीं ट्रूप्स भेजिए, दे वर फ्लोन। फिर उन्हें पहले एयरपोर्ट को सिक्योर कर लिया। और वो तो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वो अलग स्टोरी थे। लेकिन वो 47 फिर 65 में दोबारा इन्फिल्ट्रेशन की उन्होंने। अब वो सिविलियन आए बन के, आर्म्ड सिविलियन, मैसिव नंबर पर। फिर उनको लगा कि ये जब 65 वार हो गई उसमें उनको मिला कुछ नहीं, कश्मीर फिर वहीं का वहीं रह गया। फिर 80s में दे अट्रैक्टेड लोकल्स, कश्मीरीज यूथ को। और बॉर्डर, आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन करप्शन ऑन बॉर्डर, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि इतने लोग जाएं और आए वहाँ से और पता ना लगे और पकड़े ना जाएं। और इसको जो बॉर्डर करप्शन की बात कर रहे हैं कि मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था बीएसएफ के एक्स डीजी का। बीएसएफ मतलब बहुत बाद का इंटरव्यू है, तो साल 2010 के बाद का इंटरव्यू है। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, और बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था उनका, ये कहा था कि जो भी लोग सरहद की रखवाली कर रहे हैं वो पैसा लेके पार करवाते हैं। मतलब उनके बयान का तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। ये तो बाद में आया है, और चूंकि बाद में इतने मीडिया, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं, वी कैन ओनली ड्रा कंक्लूजन। ये प्रोबेबली दिस मस्ट हैव रीड द साइंस। मतलब और कोई रीजन हो सकती थी कि इतने लोग जा रहे हैं आसानी से और बंदूक लेके आ रहे हैं। एज इट वाज ए फ्री ट्रैफिक, जैसे गाड़ियां चल रही, पैसेंजर ट्रैफिक चल रहा है, यहाँ से अनंतनाग और यहाँ से कुलगाम जा रहे थे, वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो इतनी देर में इतने लोग ट्रेन होके आ गए, पता नहीं चला कैसे हो सकता है। That time Pakistan changed the strategy, let Kashmiris fight this war now. हालांकि फिर उन्होंने देखे, शुरू में उन्होंने भी इसको मजहबी रंग दिया। शुरू में पहले मजहब रंग नहीं दिया था। जब उन्होंने देखा ना यहाँ के वो जो JKLF वाले हैं, who were not exactly Pakistanis but they were anti-India as well. तो उन्होंने कहा, तो देन दे चेंज मिड स्ट्रीम, उनको आइडिया आया तो फिर हिजबुल मुजाहिदीन को उन्हें बैकअप करना शुरू किया। फिर उनकी आपस में हो गई, दैट वाज देयर, वो वहाँ से वो रिमोट कंट्रोल चलता था उसका, मिलिटेंसी का। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब यहाँ मिलिटेंसी शुरू हो गई फिर एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ गियर। मतलब बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ मारा गया, घबराए। अफसर हम लोग बातचीत को थोड़ा सा हम लोग क्रिस्प करेंगे, थोड़ा सा हम लोग नैरो डाउन करेंगे, थोड़ा क्रिस्प करेंगे, जिससे हम लोग समझेंगे। तो 87 के बाद मैं अभी था अनंतनाग में, जब मैं वो इखवान वाली स्टोरी करने गया था। तो उसमें एक बंदा मिला था लोकली, जिसने हमें बताया कि 87 के चुनाव के बाद जो लोग थे वो सैयद सलाहुद्दीन और उसके साथ के लोग, वो या जो भी एक्चुअलिटी थी वो तो आप लोग ज़्यादा जानते होंगे,
वो क्रॉस बॉर्डर एक्सफिल करके पाकिस्तान की तरफ गए और वो ट्रेनिंग लेकर आते हैं। सैयद सलाउद्दीन का नाम बार बार आ रहा है इस बहस में, हम आपको रेडी रेफरेंस दे देता हूँ। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर है, इसके बारे में अभी भी कहा जाता है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ है ये पिन पॉइंट नहीं की जा सकी है। उसने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट पे यहाँ पे चुनाव लड़ा श्रीनगर में, लेकिन जब चुनाव 87 में हारता है वो, उसके बाद वो हिजबुल की मिलिटेंसी में शामिल होता है। फिर बहुत सारे जो बड़े नेता हैं इस समय घाटी के इलाके में जो जीवित हैं, वो अभी भी अपनी बातचीत में बात करेंगे तो सैयद सलाउद्दीन का रेफरेंस लेकर आते हैं। अच्छे टर्म्स में या बुरे टर्म्स में वो अलग कहानी है, लेकिन रेफरेंसिंग आपको पता चलती है। अब हम बात करते हैं 87 और 87 के बाद 89 के आसपास मिलिटेंसी लगभग दिखने लगती है। अटैक्स आपको दिखने लगते हैं कि लोगों के हाथ में बंदूक है। इसलिए इलेक्शन का प्रोसेस डिसरप्ट हो जाता है। 87 के बाद 9 साल हमारे कोई इलेक्शन नहीं हुए। 96 में होता है फिर। 89 में 89 में 90 में प्रेसिडेंट रूल हुआ। हाँ, अगला इलेक्शन 96 में हुआ, 9 साल के बाद। और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी एक जो इलेक्शन था वो मान लो मजबूरी से जो है किसी तरह कराया गया। उसमें कोई फ्री एंड फेयर की सोच नहीं थी, उसमें बस था कि ये डिस्ट्रप्शन लाओ, दोबारा इलेक्शन कराओ, लोकल गवर्नमेंट दिखाओ। तो फारूक अब्दुल्ला के साथ अंडरस्टैंडिंग थी जो हमें समझ आया, और वो इलेक्शन हुआ, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गया। और वो लास्ट इलेक्शन था जहां बहुत पूर्ण बहुमत मिला एक सिंगल पार्टी को यहाँ। उसके बाद से नहीं मिला है। उसके बाद से अगर आप कोई भी इलेक्शन देखो, फ्रैक्चर्ड मैंडेट रहा है। और वो 6 साल तक फारूक अब्दुल्ला का दौर रहा, लेकिन उसमें ज्यादा जो रोल था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, क्योंकि मकसद ये था कि किसी तरह जो मिलिटेंसी है इसको क्रश करें, इसको खत्म करें और अमल लाएं। पहले तो कमर तोड़े मिलिटेंसी का, फिर उसके बाद आगे देखें। तो उसमें सिर्फ इखवान भी बना, जो आप बोल रहे थे, उन्हीं दिनों इखवान बना, फिर स्पेशल टास्क फोर्स बना, फिर वो दोनों साथ काम कर रहे थे, आर्मी भी साथ काम कर रही थी। तो उन्होंने फिर वो ऑपरेशन शुरू किए, सफाई की, और वो बड़ा एक फ्लक्स टर्मोइल वाला काफी तरीके से था। जब इलेक्शन हुए 96 में, तो इलेक्शन के दौरान बहुत वायलेंस हुई, 30-40 लोग मारे गए, और वो पैटर्न रिपीट हुआ फिर 2002 में भी। मतलब दैट वाज फर्स्ट टाइम इलेक्शन वायलेंस इतनी हो गई कि अच्छे खासे लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए यार। और उसकी वजह से पोलिंग परसेंटेज डाउन होती गई, खासकर साउथ कश्मीर में बिल्कुल ही ज़्यादा डाउन हो गई थी, यहाँ जोर ज़्यादा था। तो वो दैट अफेक्टेड द पोलिंग प्रोसेस वगैरह, टिल जाके ये 2002 में जाके मतलब लोग मारे गए। लेकिन 2002 इलेक्शन somehow was held, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस लास्ट अबाउट 16 सीट्स विच वर वन बाय PDP। हाँ, फिर नेक्स्ट इलेक्शन वाज इन 2008 में। 2008 बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि 2008 में समर अमरनाथ लैंड एजिटेशन हुआ, जिसमें सज्जाद लोन और इंजीनियर रशीद अलग होते हैं एक दूसरे से। एग्जैक्टली। और सईद अली शाह गिलानी की मोनोपोली बनती है सेपरेटिज्म पे। फिर वो बोलता है कि उधर अमरनाथ नगर बना रहे हैं, जो आपका अमरनाथ यात्रा के पास जो आपका क्या कहते हैं इसको, बालतल साइड हो गया, चंदनवाड़ी, वहाँ अमरनाथ नगर बन रहा है। तो वो स्नोबॉल होती है कंट्रोवर्सी। मुझे ब्रीफ में एक मिनट बताइए, अमरनाथ लैंड एजिटेशन था क्या, मुद्दा क्या था, ब्रीफ में बताइए। मुद्दा ये था कि खबर ये आती है कि जो गवर्नमेंट है उस टाइम की, आई थिंक मुजफ्फर हुसैन बेग थे, और ये मुफ्ती, आई थिंक मुजफ्फर हुसैन बेग फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुफ्ती गुलाम नबी आज़ाद जो थे चीफ मिनिस्टर थे। ट्रांजिशन था 3-3 साल, कॉलिशन गवर्नमेंट थी कांग्रेस PDP की। पहले 3 साल मुफ्ती मोहम्मद सईद, और दूसरे जो लास्ट के 3 साल थे, क्योंकि यहाँ 6 साल का असेंबली का टेन्योर रहता था। अब इससे पहले 370 से पहले तो गुलाम नबी आज़ाद 3 साल के लिए बने। और जब उनका टर्म आई थिंक 1 साल था, 1 साल लास्ट ईयर था, उसके बाद उनका टर्म खत्म होने वाला था। तो मई या जून में खबर आती है कि जो अमरनाथ यात्रा होने वाली है उसके लिए सैंक्शन किया है यहाँ की सरकार ने एक लैंड, जिसमें अमरनाथ नगर बनेगा। अब ये सही है गलत है वो दूसरी बात है, लेकिन वो खबर आग की तरह फैल जाती है। सेपरेटिस्ट को कैच करते हैं, वो लोगों को बोलते हैं देखो भाई, आपका जो है उसका भी कहीं ना कहीं 370 से जुड़ा है, क्योंकि राइट ऑन, तुम्हारे जमीन पे हाँ, बाहर आके बसेंगे, लैंड नगर बनेगा, कंक्रीट बिल्डिंग्स बनेगी। वो लोग जो है उस पे क्या मतलब कनेक्ट कर लेते हैं, और कनेक्ट ऐसे करते हैं कि बिल्कुल सड़कों पे सैलाब आ जाता है लोगों का, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन पत्थरबाजी से ज्यादा उसमें मास लोगों की पार्टिसिपेशन थी।
बहुत ज्यादा डिमांड्स थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि सरकार गुलाम नबी आजाद की गिर गई, गवर्नर रूल लग गया और एक समर ऑफ वायलेंस चला जिसमें जम्मू वर्सेस कश्मीर भी हो गया। अच्छा, जम्मू वर्सेस कश्मीर हो गया। जम्मू एक, अगर आपको याद होगा, एक अमरनाथ संघर्ष समिति बनती है, हाँ, जिससे उभरते हैं जितेंद्र सिंह और जिससे उभरते थे लीलाकरण। लीलाकरण तो खैर अब बैक स्टेज पे चले गए, वो उनका मेन सिंह मतलब उधमपुर की राजनीति पूरी इसी दम पे चमकी ही है। से वो उभर के आ गए एज नेशनल लेवल लीडर। तो वो जब उठा, जम्मू वर्सेस श्रीनगर, जम्मू वर्सेस कश्मीर हुआ, तो काफी देर तक वो चलता रहा जब तक फाइनली फिर कर्फ्यू लगा। यहाँ पे इतना टाइट कर्फ्यू यहाँ कभी नहीं लगा और उसने थोड़ा उसकी कमर तोड़ दी, क्योंकि जो फाइनल उसमें जुलूस निकला उसमें लाखों लोग थे। वो चला गया आपका ईदगाह की तरफ। जब ईदगाह में गए वो लाखों लोग थे, जैसे ईद हुई, ईद के बाद कर्फ्यू लग गया और इतना टाइट कर्फ्यू लगा कि उसकी कमर तोड़ गई। फिर वो कुछ लोग पकड़े गए, क्या नहीं गए, लेकिन उससे एक चीज हुई, गन से ट्रांजिशन हुआ पत्थर की तरफ। 2008 में पत्थरबाजी जो है अच्छे से अनरेस्ट का हिस्सा बन गई। तब तक बंदूक थी और फिर वो पत्थरबाजी तो आप अभी तक जाने 16 तक, 18 तक, 19 तक, जब तक 19 के बाद जो है उनके खिलाफ फौज का ज्यादा इन्फ्लो बढ़ा नहीं हो, केसेस जब तक लॉज हुए। हाँ, नहीं, जब आपने जो इकोसिस्टम था उस पर प्रहार किया और जो इकोसिस्टम था उसको तोड़ा, फाइनेंशियल चैनल्स, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग ऐसे नहीं, ऑर्गेनाइज तरीका था, ये ऐसे नहीं होता था कि बच्चा उठ के। उस पे आते हैं। हाँ, तो उसके बाद वो टूटा और अब जो है स्टोन पेल्टिंग खत्म है। खैर वही जो इंडिकेटर्स जो थे उनको उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन स्टोन पेल्टिंग की एंट्री 2008 में हुई और पत्थरबाजी फिर, क्योंकि लो कॉस्ट वेपन है, आपको तो बंदूक भी नहीं चाहिए और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इम्पैक्ट क्यों है कि अगर आप फौज पे पत्थर मारते हो या पुलिस पे तो गोली चलती है, तो गोली में कौन मरता है? मिलिटेंट नहीं मरता, आम छोटा लड़का 14 साल का। तो उसका जो परसेप्शन क्रिएट होता है कि भाई देखो उन्होंने हमको गोली मार दी, तो वो काम हो गया बंदूक के बगैर, नैरेटिव सेट कर लिए पत्थर के दम पे। एग्जैक्टली। तो उसके बाद बंदूक पीछे हो गई, पत्थर को आगे कर दिया और उसके बाद तो कितने आप देखते हो कितने इंसिडेंट, अगर आप हमें एक उसका निकालेंगे तो मुझे लगता है हजारों के तादाद में गोलियों से मरे होंगे, पैलेट, ब्लाइंड हुए होंगे बच्चे, बहुत ब्लाइंड हुए। तो वो एक सिलसिला चला तकरीबन 2008 से 11 साल तक वो चलता रहा। एनकाउंटर्स में पत्थरबाजी, एनकाउंटर हो तो एनकाउंटर की तरफ लोग जाते थे, फिर फायरिंग होती थी, पैलेट, फिर वो एक विशियस साइकिल था जो एक इंसिडेंट दूसरे को फीड करता था, दूसरा तीसरे को, और वो चलता रहा जब तक डिस्ट्रप्शन आया 370 हटने के बाद। क्योंकि आयरन हैंड एक अनप्रेसिडेंटेड आया जहां पूरा सफाई हो गई कि अगर आप पत्थर मारोगे आप इधर नहीं जाओगे, इधर के सेंट्रल जेल, आप सीधा चले जाओगे या कोट बलवाल या आप तिहाड़ या कहीं, और आपके मतलब फैमिली आपको मिलने के लिए तरसोगे। हाँ, तो वो एक जो आप कहेंगे ना एक आयरन हैंड अप्रोच, वो काम कर गया, उसने उसको फिलहाल तोड़ दिया। और मिलिटेंसी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मतलब अगर आप मिलिटेंट हो तो आप ही नहीं मरोगे, आपके साथ आपकी फैमिली भी जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी सीज होगी, आपका घर सीज होगा यूएपीए के अंडर, और आपका जो है पूरा खानदान सफर करेगा। तो बंदूक उठाना भी आसान नहीं रहा, क्योंकि अभी तक आप बंदूक उठाते आप मैं मरूंगा, फैमिली के साथ कोई टच नहीं है। लेकिन पॉलिसी ऐसी बनी कि आपको अगर बंदूक उठानी है, ठीक है आप उठाओ, लेकिन आपके पीछे आपकी फैमिली भी फंसेगी। तो दैट डॉक्ट्राइन ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट, उसने अभी जो है लोकल रिक्रूटमेंट को काफी हद तक उसको कंट्रोल कर दिया। अब वो कब तक चलेगा वो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल के लिए जो ये फैक्टर्स 2-3 थे, इन्होंने पत्थरबाजी और गन को कंट्रोल कर लिया यहाँ पे। बताइए मलिक साहब, कुछ बोल रहे थे क्या आप? हाँ, मैं ये कह रहा था, ये लैंड का किस्सा एक बार पहले भी आया था। ये 80s मिड 80s में असेंबली में एक IAS ऑफिसर ने चुपके से एक बिल बनाया था कि हम यहाँ हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे। अब IAS ऑफिसर उधर से आते इधर से होते हैं, तो लोगों ने उसमें शोर मचाया, उसमें भी जम्मू कश्मीर हो गया। वो मतलब नाम कश्मीर, हाँ, जो जम्मू अलग हो गया। अब जम्मू सपोर्ट था उस बिल के, भाई ये IAS अफसर हैं बेचारे, इनको रहने की जगह चाहिए। ये कह रहे थे भाई दिस इज थिन एंड ऑफ द वेज, आप असल में हमारा चूंकि यहाँ प्रोटेक्टेड एरिया है, नोबडी कैन बाय लैंड, आप ये उधर से आ रहे हो। तो उसके बाद फिर ये दूसरा हो गया, फिर अमरनाथ वाला। हाँ। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे फरीद भाई बता रहे थे कि एक आयरन हैंड अप्रोच आया जिससे मिलिटेंसी खत्म हुई। हम अभी विधानसभाओं पे और इलाकों पे आएंगे, लेकिन उसके पहले ब्रीफ में इसको समअप करते हैं। आयरन हैंड अप्रोच जो था, इसके बारे में, इसको लेकर बार बार नरेंद्र मोदी की पूर्व की सरकारों की आलोचना होती रही है, ठीक है, कि क्यों उनके हाथ इतने बंधे हुए थे। क्योंकि मिलिटेंसी छोटे मोटे समय के लिए नहीं रही, 1-2 साल के लिए या 5 साल के लिए नहीं रही,
2-3 दशक बीत गए इसमें। और मिलिटेंसी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कि मिलिटेंसी अभी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नहीं है। आप जम्मू डिवीज़न में जाइए तो वहाँ मिलिटेंसी है अभी भी। तो ये मिलिटेंसी को लेकर पूर्व की केंद्र सरकारों का रवैया क्यों, क्या इतना ढुलमुल क्यों रहा, या उनको किस बिना पे कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, ये थोड़ा बताइए। एक इज मिलिटेंसी, दूसरा इज पॉलिटिक्स ऑफ मिलिटेंसी। मिलिटेंसी अभी भी मौजूद है। मिलिटेंसी को जिसको कहते हैं आप, जो कोई गन उठाए और हमारी फौजी को मारे या हमारे पुलिस वाले को मारे या हमारे इनोसेंट शहरी को मारे, वो जम्मू में अभी हुए वाक़ात। सो अब ये है कि उसका वॉल्यूम कम हो गया है, बट इट एग्जिस्ट, उस पैमाने का नहीं है, बट इट डज एग्जिस्ट इवन टुडे। जब इस वक्त स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्स, इसका मतलब ये है कि आप जब ये क्लेम करते, देखिए पिछले दिनों में अगर आप हिसाब लगाएंगे, पुंछ में कितने मरे, डोडा वगैरह, रियासी, डोडा, कठुआ, और उन इलाकों में जो पहले बिल्कुल फ्री थे। सो देयरफॉर अगर आप उधर क्रेडिट लेते तो यहाँ डेबिट बैलेंस में जाएगा ना, ये तो डेबिट में आएगा आपके। फिर ये इसका मतलब है इट जो प्रॉब्लम थी वो एग्जिस्ट कर रही है। अब आपने उसके फॉल आउट कंट्रोल किया कि लोग निकलते थे, जुलूस करते थे, उसको किया, बल्कि जिस चीज़ की वजह से वो थी दैट इज स्टिल नॉट येट, इट हैज़ नॉट येट बिन टैकल्ड। तो देयरफॉर ये कहना कि पिछली सरकार ने टोटल, उन्होंने जो यहाँ मिलिटेंसी 89 से शुरू हुई थी, मिड 19 में थी, बाय द टाइम बीजेपी अराइव्ड ऑन द सीन मच ऑफ इट हैड बीन एक्सटिंग्विश्ड, मच ऑफ इट। अब इन्होंने क्या किया, अब यहाँ लोकल लेवल पर ये जो निकलते थे जुलूस वगैरह, वो ये देयर इज नो डाउट इन्होंने उस पर काबू पा लिया। लोग भी तंग आए थे, हड़तालें होती थी, वो करता था, एक पथराव होता था उसमें, मतलब देयर वाज फ्रीडम फॉर पीपल टू गेट, मतलब फेसबुक पर फोटो छापते थे गन डे के वगैरह, इतनी तक, विच वाज नॉट परमिसिबल, नॉट ए हेल्दी थिंग। तो उसको इन्होंने कर्व कर दिया, इसमें शक नहीं है। तो वो इसलिए वो चीज़ जो है ना, वो मिलिटेंसी के जो मिलिटेंसी आउट का जो गन पार्ट है, वो अभी ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुआ है, विच इज़ वेरी एविडेंट इन व्हाट इज हैपनिंग। चेंज हो गई है, मैनिफेस्टेशन चेंज हो गई कि यहाँ अगर फोकस 5 साल था, 6 साल मतलब 370 हटने के बाद पूरा फोकस एजेंसीज का यहाँ था, सरकार का था, तो इसका मतलब जो पाकिस्तान का जो कश्मीर डेस्क है रावलपिंडी में, वो भी बैठा नहीं था, वो जम्मू में तैयारी कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ ये काम कर रहे हैं, हम जम्मू में एक्टिवेट करेंगे, और ऐसे करेंगे कि वील हिट हाई वैल्यू टारगेट्स जहाँ इम्पैक्ट। आप वो चकलाला कैंप की बात कर रहे हो क्या, रावलपिंडी वाल? हाँ, वहीं से तो हो रहा है सारा। अच्छा, जब आपके जम्मू में SSG ट्रेंड जो मिलिटेंट्स हैं, जैश के या जो भी, तो वो वहाँ वैक्यूम बन गया था, और वो वैक्यूम ज्यादा बना जब ईस्टर्न लद्दाख में फ्लेयर अप हुआ, तो वहां से RR की कई सारी बटालियंस वहां भी चली गई, ठीक है। तो बीच में आपका वैक्यूम बन गया, उन्होंने आके वो कर लिया। तो मतलब अगर यहाँ ये ठीक हो गया तो जम्मू में नया हेडेक शुरू हो गया। बस वैक्यूम की तलाश है, जहां वैक्यूम है वहां पे वो एक्टिव हो जाएंगे, वहां पे कर दिया। और वहां पे उन्होंने काफी हाईली ट्रेंड, जो ओवरनाइट तो होने वाला नहीं है, तो यानी कि कई साल से अगर यहाँ सरकार की अटेंशन थी तो वो वहां की तरफ लगे हुए थे। तो यानी कि बंदूक तो यहाँ से कम हुई है, लेकिन एक डिफरेंट मैनिफेस्टेशन में वहां पे जो है शुरू हो गई है। और मतलब अगर जम्मू की बात करें, जम्मू की जो अभी रिसेंट की मिलिटेंसी है पिछले साल 2-3 साल की, मतलब पोस्ट 390 एब्रोगेशन की, 370 एब्रोगेशन की बात करें, ये मतलब ये मिलिटेंसी में सिर्फ ये उधर से आते हैं। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, इस पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक लंबा सेट डाउन किया था अपने डिफेंस फोर्स के साथ जून में, जम्मू साइड पे था मैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो आ रहे हैं वो कश्मीर में आने वाले पुराने मिलिटेंट से या कश्मीर के जो पुराने आतंकवादी थे उनसे कितने अलग हैं। तो उन्होंने 2 चीज़ें बताई कि जो कश्मीर में आतंकवादी आता था तो उसको ये होता था कि आप बॉर्डर क्रॉस करवा के ले जाते थे कहीं का ना कहीं, मोस्ट प्रोबेबली आपको POK वाला एरिया था, वहाँ पे आप उनको ट्रेनिंग देते थे, AK-47 दिया, ड्राई फ्रूट दिया, कुछ पैसा दिया, वापस भेज दिया। अब उसको पता नहीं है, उसको गोली चला देनी है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन अभी जो जम्मू के साइड जो लोग आ रहे हैं वो सारा पता है, वो SF ट्रेंड है, जो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस हैं वो SF ट्रेंड है, और कुछ लोग उसमें से SF रिटायरी सोल्जर्स बताए जा रहे हैं। उपेंद्र द्विवेदी का बयान भी आया था इस पे, जो तत्कालीन 16 कोर के कमांडर थे, और वो ये बता रहे हैं कि जो पिछला कश्मीरी मिलिटेंट था उसके जो निशाने थे,
जो जब वो गोली चलाता था तो उसके गोलियां लगती थी वो हेवार्ड होती थी, उसका कोई निशाना पक्का नहीं होता था, उसको चलाना है बस, भीड़ पे चला देना है। लेकिन अभी जो है ना वो मेटिकुलसली वो बैठ के कैलकुलेट करता है अपना टारगेट और फायर करता है। 2016 में जब बुरहान वानी वाला हुआ ना तो ग्लोरीफाई हो गई लोकल। अनंतनाग में ही हुआ था ये तो। हाँ, अनंतनाग में जब बुरहान वानी को मारा और एक समर ऑफ एजिटेशन हुआ, अनरेस्ट हुआ, पत्थरबाजी हुई, 150-200 लोग मारे गए। उसके बाद 17 और 18 में उसका फॉल आउट देखने को मिला। वानी एक पोस्टर बॉय बन गया मिलिटेंसी का। तो हाँ, तो जो छोटे छोटे लड़के थे उन्होंने फ्यूनरल्स देखे तो उन्होंने भी बंदूक उठा ली। अब बंदूक तो उठा ली लेकिन ट्रेनिंग उनके पास तो नहीं है। अगर आप 1 मिनट के लिए डेविल्स का एडवोकेट प्ले करो, वो बंदूक उठा रहे हैं, सो दैट इज नॉट क्वालिटी, दैट इज क्वांटिटी। और वो फिर 2017-18 में आप फिगर्स देखेंगे, तकरीबन मेरे हिसाब से 600-700 जो हैं वो लड़के मारे गए। ठीक है, तो वो मारे गए और उसके बाद मिलिटेंसी का ग्राफ डाउन हुआ। और फिर फाइनल जिसको कहेंगे, मतलब फाइनल जो एक एक्ट था वो बीजेपी सरकार ने 2019 के बाद जो है एक पूरा अनप्रेसिडेंटेड जो इकोसिस्टम पे ही एक प्रहार था मल्टीपल एजेंसीज का, वो किया। और उसके बाद जो है जहां यहां मुश्किल हो गया हार्बर करना मिलिटेंट्स को, उनको जगह देना, उनका OGW बनना, उनको रास्ता दिखाना, जम्मू साइड से वो उन्होंने एक्टिवेट कर दिया और वहां लोकल जो एसेट्स थे वो एक्टिवेट किए, क्योंकि एक बंदा आ रहा है उसका सर्वाइव करना इज नॉट पॉसिबल अकेला। कि पहले मुझे ये बता दीजिए, जैसे सबसे अधिक जो रिक्रूटमेंट्स होते रहे पास्ट में वो इस साइड से साउथ कश्मीर के इलाके से हुए, सबसे अधिक रिक्रूटमेंट हुए तो पूरे कश्मीर से हुए। 2 फेजेस में 90s में नॉर्थ ज्यादा एक्टिवेटेड था, 90s के जमाने में नॉर्थ था क्योंकि पाकिस्तान से हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत बुरी हालत थी। लेकिन उसके बाद पिछले 10 साल में साउथ एक्टिवेट हो गया, साउथ एक्टिवेट हो गया। और सबसे ज्यादा उसमें ये अनंतनाग का इलाका, अनंतनाग, शोपियन, पुलवामा और कुलगाम, ये चारों इलाके। ये देखिए ये हो गया आपका कुलगाम, शोपियन, पुलवामा, अनंतनाग, ये सटे हुए हैं साथ। तो ये सारा बेल्ट जो था इसमें जमात का अच्छा खासा कुलगाम में, शोपियन में, हाँ ये है ना पीर पंचाल का जो आप बोल रहे थे ना, ये जो आप बोल रहे हैं शोपियान, देखिए शोपियान में कुछ पासेस है उस एरिया में, यहाँ से यहाँ की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये जो आ रहा है ये आप देख रहे हो, ये शोपियन, कुलगाम, ये यहाँ पे पासेस हैं जहां से ये शोपियन की तरफ आ जाते हैं। और जब यहाँ प्रेशर ज्यादा हो जाए तो वापस उधर की तरफ जंगलों में चले जाते हैं। और कोकरनाग, अगर आपको याद होगा, कोकरनाग ये अभी पिछले साल एक कोकरनाग एनकाउंटर हुआ था। एग्जैक्टली, इसमें एक आर्मी कर्नल, आर्मी के 2 अफसर और एक और एसओजी डीएसपी जी। तो वो ये देखिए, ये अनंतनाग, डूरू, ये कोकरनाग, और ये पहाड़ी रेंज जो है ये सारा कनेक्ट करती है, ऐसे यहाँ से आती है। तो ये पहाड़ी रेंज करते यूज करते ये बंदे यहाँ से यहाँ आए थे, और फिर यहाँ जब प्रेशर बना तो यहाँ से ये वापस इधर चले गए। तो वो जो एक पहाड़ का एक पासेज, जैसे सईद साहब ने कहा, बिल्कुल जंगल का इलाका, हाई ऑल्टीट्यूड की गली वाला ना, हाँ, वो ही यूज करके उसमें से जो है घूम रहे, उधर से इधर और इधर से उधर, डिपेंडिंग ऑन कहाँ फोर्सेस का प्रेशर बढ़ता है ये वहां चले जाते हैं। हथियार भी उनके पास डिफरेंट है। M4 कार्बाइन है तो उनके पास। इसमें एक और एंगल है, वो है जो एक मानते थे फॉल आउट, जो तालिबान को खजाना मिला था हथियारों का, जो अमेरिका के भागने के बाद, जिसमें M4 थे, नाइट विजन था, लेटेस्ट इक्विपमेंट, GPS। अब वो तब एक्सपर्ट्स ने सोचा था कि कहीं वो यहाँ की तरफ ना ट्रिकल डाउन हो जाए, कश्मीर। वही हो रहा है, क्योंकि अगर आप इनके हथियार देखेंगे, इनके पास लेटेस्ट M4 है, उसके साथ नाइट विजन है, लॉन्ग स्कोप्स हैं, और उसके साथ साथ जो GPS लेटेस्ट अमेरिकन आर्मी ग्रेड GPS हैं। तो ये सारी चीजें जब आप मिलाते हैं ना, तो आपको साफ समझ आता है कि रात वाली बात नहीं है। इसमें 2-3 साल लगे हैं पूरा स्ट्रेटेजाइज करते, फिर उधर जो है आपके डिस्ट्रिक्ट्स में कहाँ कहाँ इनको पोजीशन कर सकते हैं, इनका आने जाने का रूट क्या रहेगा, इनके ग्राउंड एसेट्स कैसे काम करें, खाना कहाँ से मिलेगा, इनको नेविगेटर कौन है। तो यानी कि ग्राउंड एसेट्स भी बन गए और वो भी बना है, और बड़ी सोची समझी तरीके से जो है ये सारा कारखाना चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस जिफी में कर दिया, बड़ा सोच समझ के किया। 1979 में जब अफगानिस्तान में वो रशियन फोर्सेस आ गई थी, तो उन्होंने फिर खड़ा किया, पाकिस्तान को खूब पैसा वैसा दिया, तालिबान बनाया यहाँ। मुझे याद है, हम कभी सीनियर आर्मी ऑफिसर्स यहाँ होते थे, कभी ब्रीफिंग होती थी, कुछ जो हु आर फार साइटेड वो कह रहे थे एट सम टाइम वी विल बी द
एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस, जो अफगानिस्तान में हथियार आ रहा है और पाकिस्तान वहाँ है। अभी उसकी नली हमारे तो हो गई। कब? उस वक्त की बात है 70 में, उस जब हम सोच भी नहीं सकते थे। देयर वर सम पीपल विद विजन इन आर्मी हु शेयर्ड विद अस दैट ए टाइम कैन कम। हम उस वक्त हम सोचते थे ये दूर के मार रहे हैं, लेकिन बट दे हैड ए फोरसाइट, वो कह रहे थे कि इट कुड लैंड इन कश्मीर, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। यूएसएसआर का स्प्लिट और तमाम चीज़ें फिर जो होती हैं, और फिर अमेरिका का अफगानिस्तान में आना, सब कुछ होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सबसे, अगर साउथ कश्मीर की बात करें तो उसमें सबसे अधिक बदनाम तो अनंतनाग रहा, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, नार्को के हिसाब से भी, नार्को के हिसाब से भी, और इसमें तो रहा है क्या, कुछ बोले में थे? हाँ हाँ, नार्को के हिसाब से भी और टेररिज्म के हिसाब से भी। नॉर्थ कश्मीर नहीं, मैं अभी साउथ में बात कर रहा हूँ, नॉर्थ में चलेंगे अभी तो हम नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं। नॉर्थ में ज़्यादा है। देखिए, नार्को की वजह और भी है। नार्को की व्हाट कंट्रीब्यूटेड नार्को इज द डिमांड। नार्को ऐसे नहीं चलता है। नार्को डिमांड क्यों हुई? यहाँ फ्रस्ट्रेशन यूथ में बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयबिलिटी कम है। बहुत लोग, देखिए हर एक गवर्नमेंट ने कोशिश की यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाए बाहर से, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। कुछ कई लोगों ने इस सवाल को उठाया, मतलब है नहीं, आ नहीं मेरे सुनिए, वो नहीं आ रही है तो आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, विद द रिजल्ट दैट मोस्ट ऑफ द यूथ वो क्या हो जाता है, फिर देन दे आर डिस्ट्रैक्टेड। और हमारे जो क्लिनिक्स आजकल होते हैं वो भरे रहते हैं। वो क्या होता है कि इसी वजह से ये रूट दे बिकम, इसमें इजीली जिसका ये कोई हथियार तो है नहीं जो छिपाए जाए थे, चोरी छुपे ले आते हैं। तो दिस इज़ ए फैक्टर विच इज़ ग्रोइंग इन कश्मीर टुडे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कल टैकल करना होगा। चलिए, अब बहुत कुछ की बात हो गई, जहाँ डिफेंस की बात हो रही है उसको ख़त्म करके मैं पॉलिटिक्स पे ब्रीफ कमेंट्स लेके इस वीडियो को बंद करेंगे। मैंने ना DS हुडा से बात की थी, जो 16 कोर के पे पोस्टेड, हाँ, नॉर्दर्न कमांड के भी थे, GOC। तो मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने बताया था कि दो चीज़ें हैं जो मिलिटेंसी की जो फ्रेश वेव है, अभी की वेव है, उसमें असर डाली है। पाकिस्तान ने इस पूरे इलाके में बहुत सारे सेलफोन टावर्स लगाए हुए हैं, और वो बहुत बड़ी अंदर तक है। हाँ, कवरेज अंदर तक है, और वो इतनी बड़ी संख्या है जितने टावर्स हमारी साइड नहीं है। इसके लिए इंडिया ने ऑब्जेक्शन वगैरह रेज किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो अभी जो टेक्निक समझ में आ रही है, जो टेररिस्ट वहां से इधर आ रहा है उसके फोन में ऑफलाइन मैप्स हैं, उसके फोन में नेटवर्क कनेक्टिविटी, अल्ट्रासेट उसको उन्होंने नाम दिया था। हाँ, अल्ट्रासेट का क्या मैकेनिज्म है कि ये जो एक CDMA टेक्नोलॉजी है ना, जैसे जिसमें सिम भी लगता है, लेकिन सिम निकाल के इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ, इनके वायरलेस के साथ वो करके आप जो है थ्रू चाइनीज सैटेलाइट्स, इसका ये पूरा एक पैकेज है। जैसे पैकेज वो वहां से जाता है, और शॉर्ट बर्स्ट में बहुत सारे मैसेज। हाँ, लेकिन कहाँ जाता है वो? मास्टर जो सर्वर है पाकिस्तान में, जहां बैठा है POK में, आप मुझे नहीं भेज सकते, उसमें फंसोगे आप। वहां से जाता है और वहां से फिर मेरे पास आता है, बाउंस करके आता है। अब ट्रायंगुलेशन में इश्यूज हैं। देखिए, मेरे दोस्त हैं कुछ आर्मी में, सिग्नल्स में भी काफ़ी दोस्त हैं, तो ऐसे ही बात होती है। तो कश्मीर में ट्रायंगुलेट करना सिग्नल इजी है क्योंकि प्लेन है और छोटा कंजेस्टेड इलाका। एग्जैक्टली। जम्मू में क्या रहता है कि पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां में अगर आप एग्जैक्ट उसको ट्रायंगुलेट करेंगे, वो बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट होके, मतलब टेक्निकलिटीज हैं, वो आपको एक एक्यूरेट पोजीशन नहीं देता है। वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। जंगल है, एग्जैक्टली। हाँ, थिक जंगल है, बहुत ज्यादा थिक जंगल है। फिर पंजाल एरिया तो बहुत थिक जंगल, थिक फॉरेस्ट देयर, दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम, वेरी थिक फॉरेस्ट। अच्छा, इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप। इलेक्शन में तो फिलहाल इलेक्शन के लिए एक कमेंट दे दूं, अभी के हिसाब से साल 2024 में नॉर्थ कश्मीर महबूबा मुफ्ती का इलाका, सेंट्रल कश्मीर अब्दुल्ला फैमिली का इलाका, और सेंट्रल कश्मीर मैं बोल साउथ कश्मीर महबूबा मुफ्ती, हाँ साउथ कश्मीर महबूबा मुफ्ती, सेंट्रल कश्मीर अब्दुल्ला फैमिली, और नॉर्थ कश्मीर के बारे में एक नए प्लेयर का नाम होता है इंजीनियर रशीद। हाँ, अब साउथ कश्मीर। हाँ, अब बताइए, कुछ बोल रहे हैं आप? मैं ये ठीक है, ये लोकसभा के इलेक्शन तक ये पैटर्न ठीक था। लोकसभा के इलेक्शन में वी कुड नॉट थिंक ऑफ ए फैक्टर कॉल्ड इंजीनियर रशीद एंड डिफीटिंग ऑफ ऑल द पीपल, उमर अब्दुल्ला एंड सजाद लोन बोथ टुगेदर इन वन गो, बारामूला। लेकिन ये जो है इलेक्शन, जैसे मैंने कहा, इसमें लोकल आदमी होता है।
इसकी कंसिडरेशन बहुत होती हैं, कुछ एफिलिएट एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे उन्होंने कहा बहुत लोग 10 साल से तरस रहे हैं हम ब्यूरोक्रेट से बात करें, हम ये मसला तो बात हो गई, ये तो बात हो गई। ये नहीं, यही मैं कह रहा हूँ। तो देयरफॉर अब जो देखिए इस वक्त जो लाइन अप है, इस वक्त मेरी अपनी राय ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोबेबली स्टैंड्स बेटर चांस दैन मोस्ट टू गेट मोर सीट्स. PDP is still being punished for its role. ये 2014 में जो किया था उसके लिए नहीं, मुफ्ती ने तो बीजेपी साथ पहले सरकार बनाई थी ना। 16 में तो 16 में क्या हुआ ना, 16 में जो एजिटेशन में पीडीपी का रोल देखा गया ना, नहीं, कठुआ रेप केस की बात कर रहे हैं। नहीं, जब 16 में बुरहान वानी वाला हुआ, एनकाउंटर बुरहान वानी का महबूबा के टाइम में हुआ, उसके बाद जो अनरेस्ट हुआ वो महबूबा के जो बच्चे मारे गए, जो पैलेट्स हुए, तो बेसिक बात है जो उन्होंने उस वक्त कोalition की थी, ये माना जाता है कश्मीरी की नज़र में इट इज़ नॉट फेवरेबल, इट इज़ नॉट ए फेवरेबल एक्ट. तो उसको हालांकि कहते हैं कि both NC also tried, but at that time they were on a wavelength with मुफ्ती साहब, तो उनके साथ कर दिया. I don't know that. लेकिन इस बार जो है, इस बार मुझे लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का और अदर्स दे हैव एन एज एंड विद कांग्रेस. सर मैं आपको यहाँ पे टोकूंगा क्योंकि लल्लन टॉप पे हम लोग पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस नहीं करते हैं। हम लोग वो तो मैंडेट पे छोड़ देते हैं कि मैंडेट जो आएगा तब देखा जाएगा, तब हम लोग उसको डिकोड कर लेंगे। हाँ, हम लोग अभी फैक्टर्स बस देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं। साउथ कश्मीर का जो इलाके में पोलिंग बीत चुकी है, एसेंशियली अगर आप देखेंगे इलेक्शन एक टेक्निकल मामला है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। हर बीजेपी के पास तो वो डैमेज हो चुका है उनका स्ट्रक्चर, बल्कि वो ऐसा डिस्ट्रॉय हो चुका है 18 के बाद जब ये हुआ, सबसे ज़्यादा वो जो उसको मैन पावर लिया गया वो उधर से लिया गया जो अपनी पार्टी वगैरह खड़े हो गई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इज रिलेटिवली बेटर प्लेस दैन देम, इसलिए उनका ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक दे आर इन ए बेटर पोजिशन टू। देखिए कार्डर बेस्ड है नेशनल कॉन्फ्रेंस, है कार्डर बेस्ड पार्टी, यानी कि बाप दादा उसका बेटा, तो वो उस तरीके से आता है। पीडीपी तो एक नई जमात खड़ी हुई थी 2002 में, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही कहीं ना कहीं कार्डर काट के या बाकी जो डिसग्रंटल्ड थे वो बन गया था। लेकिन जब तकरीबन 50 लीडर, कोई आसान बात नहीं किसी पार्टी के लिए, वो भी रीजनल पार्टी के लिए, जब 50 जो आपके मेन फेसेस हैं जो जीत सकते थे वो आपसे निकल जाएं और आपकी बाकी पार्टीज में चले जाएं, तो आपकी पार्टी तो आप मतलब वो रीबिल्डिंग फेज में आ जाएगी। जीत तो बात की बात है। अभी भी अगर आप पीडीपी का देखें तो उन्होंने कुछ फेसेस के अलावा स्ट्रगल ही किया है कि एटलीस्ट डिसेंट जो हैं आप कैंडिडेट उठा सकें, जो एक फाइट दे सकें। जीतना बात की बात, रियलिस्टिकली पीडीपी को भी पता है कि ये 5-8 सीटें हैं जहां हमारा चांस है, बाकी में अपनी पार्टी का एग्जिस्टेंस के लिए, इज्जत के लिए उन्होंने उठाए हैं कैंडिडेट। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक पॉइंट में बोलूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इंजीनियर क्यों खल रहा है? क्योंकि इंजीनियर पीडीपी से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट काटेगा। जैसे उमर अब्दुल्ला ने पहले तो उसको वेलकम किया क्योंकि उसको लगा चलो सजाद लोन का एरिया है तो उसको काटेगा वोट, लेकिन बाद में उसी को खा गया क्योंकि ऑर्गेनिक इलेक्शन था। लोगों ने कनेक्ट किया, वो भी एक ब्यूटी है इंडियन डेमोक्रेसी की कि 15 दिन में ऐसा कैंपेन उठा कि वो 2 लाख से जीत गया। लेकिन ये जो टैक्टिकल चीजें होती हैं ये कभी आपको खुद भी खा जाती हैं। जैसे अभी उमर अब्दुल्ला ने फैसला किया गांदरबल से उठने का, ठीक है, उसके बाद बडगाम से उठने का। अब उसकी क्या बदकिस्मती है कि उससे पहले इंजीनियर एक जेल्ड बंदा उसका उधर सरजान बरकती उड़ गया, ठीक है, आपका गांदरबल में नहीं, बीरू में। लेकिन उसको उठना था बडगाम से जहां से उमर अब्दुल्ला था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने लास्ट तक छुपा के रखा। उसके बाद वो बीरू से उड़ गया। एक बात और सुनिए, इसमें इलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। इलेक्शन के बारे में एक चीज़ है कि ये जब देखे 53 में यहाँ एक वाक़ा हुआ, शेख साहब अरेस्ट हो गए, ही वॉज देयर। उसके बाद क्या होता है कि whatever whosoever comes in power और इलेक्शन जो कराते हैं ए सॉर्ट ऑफ लेजिटिमाइज, ये these are not popular decisions locally, लेकिन उनको लेजिटिमाइज करना होता है। 53 में जो हुआ था वो लोगों को याद था, इलेक्शन बाइकाट होते, 10% वोटिंग होती थी फ्रॉम 53 टू 77, 20%, शहर में 5% पोलिंग होती थी जब तक शेख साहब बाहर थे। तो अब शेख साहब को ही लाना पड़ा टू लेजिटिमाइज पोस्ट 53। अब ये है, अब somebody has to legitimize that local leadership। इस वक्त उनकी जिम्मेदारी ये काम भी है।
दे हैव टू आल्सो, ये कहना कि हम 370 लाएंगे, ये लोगों को पता है क्या है, जन्नत के सबको पता है। तो सो देयरफॉर क्या होता है कि लोकल लीडरशिप they realize it more than they don't say it, but they have to legitimize the process that has taken place after in 2019. ठीक है सर, इसमें साउथ कश्मीर की एक सीट है कुलगाम, जिसपे जो लेफ्ट का गढ़ कही जाती है, हाँ तारिगामी की सीट है ये कुलगाम की सीट। जमात का बंदा जो है टफ फाइट दे रहा है, सयार अहमद रेशी, जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर JIJK, एक दो वीडियो में हमने पहले ही बताया है। JIJK एक संगठन हुआ करता था, पॉलिटिकल था, प्रेशर ग्रुप भी था, कह सकते हैं सोशल संगठन भी था। साल 2019 में केंद्र सरकार ने उसको UAPA के तहत उसको बैन कर दिया, उस संगठन को, जमाते इस्लामी JIJK को, और साल 2024 में उस बैन को 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया। अब सयार अहमद ऋषि इस कुलगाम सीट से चुनाव लड़ रहा है। सयार अहमद ऋषि वो बंदा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है उसमें, पता नहीं आपने वो जिक्र किया उसमें कि नहीं, कि जमाते इस्लामी लोकसभा इलेक्शन से थोड़ा पहले तक जो है, जो आपके अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं अल्ताफ बुखारी, वो एक मीडिएटर थे MHA की टीम और जमात इस्लामी के बीच में। तो पर्दे के पीछे काफ़ी बात हुई है कि इनका बैन हटे, जमात मांग कर रही थी कि बैन हटे और हम जो है फुल फ्लेज जो है इंडियन मेन स्ट्रीम में आएंगे और सारा जो है इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन वो एक हॉट, ज़्यादा गरम चीज़ हो गई MHA को एक्सेप्ट करने के लिए। इतना आसान नहीं है, क्योंकि जमात इस्लामी को अगर आपने लेजिटिमाइज करना है तो उनके 30 साल का हिसाब भी तो लेना है। जमात इस्लामी कितना खतरनाक रहा ये संगठन कश्मीर के लिए, थोड़ा ब्रीफ में बताइए। जमात इस्लामी, देखिए जमात इस्लामी हिज़्बुल मुजाहिदीन का आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड है, मतलब वहीं से हिज़्बुल मुजाहिदीन, वहीं से जो है कट्टरपंथ, जो इस्लामी कट्टरपंथ है और जो स्टोन पेल्टिंग जिसको आप कहेंगे, जो एक रेजिस्टेंस के फॉर्म थे, वो सारे जमात इस्लामी। और जमात का अगर आप इसमें देखें ना, तो अनंतनाग का कुछ इलाका, कुलगाम, रेडवनी, खड़वनी, ये सारा इलाका, कोईमू, ये सब यारीपुरा, ये सारा जमात का स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। ऐसे ही अगर आप कहाँ इसके आगे पुलवामा में जो पॉकेट्स हैं जमात के हैं, ऐसे ही आप सोपोर, बारामूला इधर की तरफ जाएं, सोपोर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जमात का इलाका रहा है। तो स्कैटर्ड है, लेकिन जमात की एक बात है कि एक कार्डर बेस कंसोलिडेट, मतलब अगर बोलेंगे वोट डालना है तो वो उसी को वोट डालेंगे। और जमात के बारे में मैं एक चीज बता दूं, बस एक सेकंड एक कमेंट कर दूं सर, कि जमात के बारे में मैंने NC को छोड़कर किसी भी पार्टी को जमात की बुराई करते हुए नहीं सुना है। NC वोट नहीं देगा, NC को अभी नहीं देगा। मैंने PDP के नेताओं से पूछा कि वोट दिया है जमात ने, जमात के वोट पे PDP ने काफी बैंक किया। जब वो बाइकॉट में थे तो पर्दे के पीछे PDP ने, और मैंने PDP से पूछा कि आप जमात की आपको सपोर्ट मिला है, तो वो मुकर गए। मैंने जमात से पूछा कि आपको अल्ताफ बुखारी से लोग कहते हैं पैसा मिला है, तो वो मुकर गए, मतलब ढीला ढवाली करने लगे। इंजीनियर रशीद ने सपोर्ट कर ही दिया है। हाँ, जमात इस्लामी की एक हिस्ट्री पॉलिटिक्स में आने की, फर्स्ट टाइम ब्रीफली आई टेल यू, वो कांग्रेस ने लाया उनको पहली बार 1972 इलेक्शंस में। इलेक्शन हुए, उसमें पहली बार ने असेंबली इलेक्शन लड़े, जिसमें गिलानी भी आए फर्स्ट टाइम। तो 72 में वो आए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता जिनकी बात हो रही है। तो 5 मेंबर आए पहले, दे कंटेस्टेड मेनी प्लेसेस, 5 मेंबर आए, उसमें खासे मेंबर वो थे। उसके बाद से उनकी पार्टिसिपेशन शुरू हो गई टिल मिलिटेंसी, 87 तक, टिल मिलिटेंसी। उसके बाद उन्होंने ख़त्म करी। अदरवाइज टिल देन दे वर नोवेयर इन पॉलिटिक्स, दे वर डूइंग देयर, जो कोई काम करता है रिलीजियस, जो कुछ करना है करते, दे वर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं थे। लेकिन जमात इस्लामी के अंडर एक ही थॉट प्रोसेस नहीं था। जमात इस्लामी को स्प्लिट करने में सईद अली शाह गिलानी का बड़ा, ही वॉज एक्सट्रीमिस्ट, ही वॉज हार्ड लाइनर, क्योंकि उसको जमात इस्लामी के वो लीडर नहीं थे शुरू में। लीडर थे यहाँ हकीम सादुद्दीन और दूसरे कारी सैफुद्दीन, जो पहले जो सीनियर इनसे लीडर थे, उनके थी, उनकी पकड़ ज़्यादा थी इसमें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिलानी ने यूथ को अपील किया, तजम्मुल इस्लाम, एक यूथ, इस्लामिक यूथ फेडरेशन को क्या, हार्ड लाइन जो होता है ना, हॉकिश, वो हॉकिश जो एक माइंड सेट था, वो सारा सईद अली शाह गिलानी की तरफ चला गया। जितना भी सेपरेटिस्ट था, जितना भी अलगाव हुआ था, उसको उन्होंने हार्ड, अच्छा, उसको कंसोलिडेट कर लिया, उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया, अपनी तरफ कर लिया। हाँ,
he was able to consolidate their तो ये लोग कह रहे ये लोग इतना ज़्यादा they didn't want to go be that hardliners. They were feeling uncomfortable with the result that they got isolated from me. Most of the time फिर सैयद गिलानी साहब ने क्या किया, फिर वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी टेक ओवर की उन्होंने. उसका भी तो 2 हिस्से हो गए. हाँ, उसके भी उसमें स्प्लिट हुए थे. उसका मीरवाइज वाला हो गया सॉफ्ट वाला मॉडरेट, और सईद अली शाह गिलानी वाला हार्ड हो गया. लाइनर हो गया. Because he could thrive only in hard line. उसको पता दूसरे में आते he had a problem always like that. तो उसमें उसी में तो वो सजाद लोन वाला भी हुआ. जब उसने बोला गिलानी ने कि भाई ये इलेक्शन लड़ेगा, तो सजाद लोन ने फिर बोला उसको कि नहीं, ये जो एक्स एमएलए बोल रहा है मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा. लेकिन फिर खैर सजाद ने फिर इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो भी काफी इंटरेस्टिंग हुआ था वो डुअल. तकरीबन 1-1.5 साल इनकी लड़ाई चली थी. जमात इस्लामी का है ये they first contested in 1971 इलेक्शन में. 71 या 72 में हुए थे इलेक्शंस. वो पहली बार में टैक्टिकल हो जाता था, क्योंकि जब आपकी वोटर टर्नआउट कम है, तो अगर जमात का वोट आपको, जैसे पीडीपी को साउथ कश्मीर में क्योंकि बाइकॉट रहता था, तो बाइकॉट में अगर आपको एक कंसोलिडेटेड कहीं वोट का धक्का मिल गया तो वो बहुत है आपके जीतने के लिए, है ना. जब आपका 8-10% वोटिंग होता है, तो उसमें अगर जमात का 2-3% भी घुस जाए कहीं से, तो वो तो डिसाइडिंग फैक्टर. बाइकॉट के उलट है ना, इस बार मैसिव पार्टिसिपेशन है. वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड वोटर और टर्नआउट. इस मेरे लिहाज से अगर आप हम बोले जिस समय हम लोग बाइकॉट वोट की और वोटिंग से आप लोग को एब्सटेन करने के लिए कॉल दी जाती थी हुर्रियत नेताओं की ओर से, और नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उस समय दी जाती थी, तो कश्मीर के पत्रकार और कश्मीर के जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट थे उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करते थे. हमें तो पता होता था. मतलब हम जाते थे कवरेज, जैसे साउथ कश्मीर इलेक्शन है, तो हमारे दिमाग में ये होता था कि वोटर टर्नआउट वर्नआउट ये चीजें हमें नहीं देखनी. हमें देखना है कि हमला कहाँ होगा. हमारे लिए खबर हुई है कि कौन सा सेंसिटिव इलाका, कहाँ पत्थरबाजी होगी, कहाँ अटैक हो सकता है, तो उसी हिसाब से हमारा कैमरामैन स्ट्रिंगर डिप्लॉयमेंट होता, क्योंकि वो होना ही होना था. इस बार जो है वोटिंग हो गई, इस बार उल्टा हो गया, क्योंकि जो वोटरी थे, जैसे जमात था बाइकॉट कहते थे, पत्थरबाजी करते थे, आज तो ये खुद हिस्सा ले रहे हैं. तो इसमें एक टैक्टिकल एलिमेंट भी है. वो क्यों पीछे रह रहे हैं? वो इसलिए पीछे रह रहे हैं कि जैसे आपने कल डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की बात सुनी, उन्होंने कहा एनसी और कांग्रेस को उन्होंने, तो वो क्यों टैक्टिकली जो है गन को पीछे रख रहे हैं, ताकि बीजेपी यहां से पीछे हो जाए और इनको एक खुला फील्ड मिले, लोग वोट दें और वो अच्छे से सरकार आ जाए, और जो 5 साल की चीजें हैं ये थोड़ी कम हो जाए. इसमें एक और पीछे से एक टैक्टिक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बंदूक मर गई है कश्मीर में, बंदूक है, इस्तेमाल भी हो सकती थी इसमें, लेकिन वो टैक्टिकली उसको पीछे रखा गया, जो मेरी सोच है. क्योंकि अगर आप पिछले कोई भी इलेक्शन ले लो, अभी तक काफी तूफान मचा होता है, कितने सरपंच पंच मारे गए, डर का माहौल बनाया गया. तो आज अचानक जो है कश्मीर में इलेक्शन से पहले बंदूक इतनी शांत कैसे हो गई, तो इसके पीछे भी कोई सोच है. केवल प्रेशर और केवल आयरन हैंड नहीं काम करता है, ये बहुत सारे लेयर्स हैं इसमें, बहुत सारे. ये कश्मीर की जो चीजें हैं ना, ये लेयर, एक लेयर आप उठाओगे ना तो दूसरी निकलेगी, दूसरी उठाओगे तीसरी चौथी. वो फेज खत्म हो गया है. आई थिंक दैट वाज द फेज, आई थिंक दैट इज फिनिश नाउ. मुझे लग रहा है आप व्हाट इज ये जमात का आना, ये शोज दैट लाइन इज फेडिंग आउट, इज फेडिंग आउट. हम लोग सेंट्रल कश्मीर पे गांदरबल यानी अब्दुल्ला की होम सीट रही है, अब्दुल्ला की श्रीनगर, वहाँ की लोकसभा सीट, और उनका जो प्रेशर ग्रुप नहीं है. हाँ, एक जमाने में सईद साहब भी बोलेंगे गांदरबल तो सरेंडर करता था, उधर तो कोई कॉन्टेस्ट नहीं था शेख अब्दुल्ला का. ऐसे ही आपका बिजबिहाड़ा सरेंडर करता था. 2002 में उमर अब्दुल्ला को पीडीपी ने गांदरबल में हराया था, काजी अफजल ने 2002 इलेक्शन में. लेकिन इस बार जो है कोई दिग्गज सेफ नहीं है. इस बार अगर आप इल्तिजा मुफ्ती देखें, बहुत क्लोज है बिजबिहाड़ा. अभी भी नहीं कह सकते, आप उनसे ही बात करो, भी कहेंगे हाँ क्लोज है. उमर अब्दुल्ला गांदरबल में इतना वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर है, इतने दिग्गज हैं, इशफाक जबार है, बशीर मीर है. बशीर मीर ने तो पिछली बार मियां अल्ताफ से कुछ 600 वोट से हारा था. तो उमर अब्दुल्ला का वहां, इसीलिए वो बड़गाम में आए. वही परा है पीडीपी का, उनका उधर उनका भी है स्ट्रांग. खलील वो पीडीपी का पहला आदमी, ही वाज विनिंग. मिला जुला के सेंट्रल कश्मीर काफी फंसा हुआ इलाका है, बहुत ज्यादा, बहुत इजी नहीं, इजी गोइंग नहीं का नहीं. मुझे कोई एक ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलता जो आपको लिख के कह दे कि इस वक्त मैं जीत रहा हूं. कोई नहीं है सेफ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है टेम्पलेट चेंज हुआ है. जो बाइकॉट वाले मैनेज करके जीतते थे, श्रीनगर में क्या जीतते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी सीटें खानियार या बाकी 3% वोटिंग होती थी.
4,000 5,000 वोट पड़ते थे, तो उसमें जीतना इलेक्शन नहीं है, मैनेजमेंट है। लेकिन जब वही वोटिंग आपकी 50-60% हो जाए तो आपकी जो मैनेजमेंट है वो खिड़की से बाहर चली जाती है। यानी कि आपको ट्रू डेमोक्रेसी में लोगों तक पहुंचना है। और इसीलिए उमर अब्दुल्ला की टोपी आपने देखी कि वो टोपी नीचे आ गई, क्योंकि वो आप समझ गए कि इस बार जो है मामला टाइट है, तो मुझे लोगों को जो है बिल्कुल नदामत से हाथ जोड़ के आना है, भाई मेरे को वोट दे दो, मुझे बचा लो, है ना। वो बात तो वही है। उमर अब्दुल्ला की टोपी की बात हो गई है, तो उमर अब्दुल्ला की टोपी उठाने पे सवाल उठाने वाले और उस पर कमेंट करने वाले नेता इंजीनियर रशीद, जो नॉर्थ कश्मीर को और थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, नॉर्थ कश्मीर मतलब ये इलाका जहाँ पे अब हम जाने वाले हैं, इस इलाके के बाद बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा, इन इलाकों में कोर एरिया तो इंजीनियर रशीद का आपका हो गया लंगेट। ये कहाँ गया? ये है लंगेट, और ये है पीसी यानी कि हंदवारा पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गढ़ हंदवारा, और उसके बाद कुपवारा का इसी में से इन्फ्लुएंस जाता है सजाद लोन का। लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी, सजाद लोन, अब्दुल गनी लोन की पार्टी। गढ़ उसका लंगेट और हंदवारा रहा करता था। इंजीनियर गनी लोन का ही खास आदमी था, उसी का जो है एक जो शिष्य कहेंगे। लेकिन फिर जब वो गनी लोन, जब उनकी असैसिनेशन हुई, उसके बाद वो उसने अपना, किसने मारा था गनी लोन को? गनी लोन को तो सजाद लोन ने कहा था कि ये कंक्लूजन ऑफ ड्रा करिए। तो जब वो दिन वही था 21 मई को, वो मीरवाइज के 89 में उनके 89 में हुआ, 91 नहीं अच्छा नहीं, तो उनको उनकी याद मनाने के लिए उसी मज़ार पर जहाँ मार्टिर ने बनाया है मज़ार, वहीं पर लोन साहब आए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो खुद शहीद उधर मारे गए। तो दैट वाज इन 2002 2001 दो में इलेक्शन हुए ना। 2001 हाँ 2001 में उनको मारा गया। तो उस वक्त उसके बाद से फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हुलिया चेंज हो गया। फिर इंजीनियर से वो आ गए फिर 2008 में मेन स्ट्रीम में, जब सजाद लोन ने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तब तक तो वो हुर्रियत का हिस्सा थे, अब्दुल गनी लोन का अपना जो शुरू हुआ था 1967 में, पहली बार असेंबली में आए, इंडिपेंडेंट आए थे, फिर कांग्रेस ज्वाइन की थी। ही वॉज ए कांग्रेस मिनिस्टर टिल 70s टिल शेख अब्दुल्ला केम, फिर अलग हो गए थे। शुरुआत में कांग्रेसी, फिर बाद में पार्टी हो गई पूरी तरह से सेपरेटिस्ट, और फिर बाद में अब वो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स करने लगे। मुहिम भी तो चली थी तब, वो क्या नाम था उसका 70s में कुछ था ना, वो याद नहीं आ रहा है, जिसका वो हिस्सा थे सभी लोग, राजकुमारी महाज या कुछ ऐसा तो कुछ था। अच्छा वैसा नहीं, कोई बात नहीं। कितना बड़ा फैक्टर है इंजीनियर रशीद इस चुनाव में जो आया है, जिसके इंटरिम बेल मिलने पे बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। उसको अपने लोकसभा चुनाव में उस नेता को बेल नहीं मिलती है उस नेता को, लेकिन चुनाव कैंपेन के लिए विधानसभा चुनाव में बेल मिल जाती है। कॉन्स्पिरेसी थोरीज है ना कश्मीर में, कुछ जो बताइए थोड़ी। कोई भी चीज सीधी नहीं होती यहाँ। वो किसी ने था ना, वो पुराना जो जो लॉरेंस आई थिंक वो समवन हु हैड सेड कि इन कश्मीर द ओनली थिंग स्ट्रेट इज अ पॉपुलर ट्री, यानी कि जो दरख्त रहता है ना वही सीधा है। उसने वो बोला था आई थिंक 1900 समथिंग में कि यहाँ कोई चीज सीधी नहीं है, लोग सीधे नहीं है, जगह सीधी नहीं है, यहाँ सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज हैं। अभी इंजीनियर रशीद बाहर आया तो आगे कॉन्स्पिरेसी थोरीज ऑब्वियसली कि यार इसको बीजेपी ने छोड़ा है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता है कि 6 साल से तो जेल में है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बंदा अगर 6 साल से जेल में है, सड़ी तो रहा है, तिहाड़ में है, कमजोर हो गया है, सर्जरी हुई है, यूएपीए का केस है, वो भी यूएपी का केस है, तो कैसे उसको जो है आप उस ऐसे बंदे के साथ टैक्टिकली आप उसको करके इस वक्त बाहर कर सकते हैं। ये हो सकता है कि उसका बेल जो है उस टाइम पे उसको छोड़ दिया उसकी मर्जी के बगैर, क्योंकि बेल तो उसका ऑलरेडी एक प्रोसेस में था, तो उस विंडो में उसको दे दिया। लेकिन यहाँ कॉन्स्पिरेसी ये है और उसके खिलाफ फ्रंट एनसीपीडीपी का है कि भाई इसको वोट डिवाइड करने के लिए यहाँ छोड़ा है। नॉर्मल हालात में अगर जमात का कैंडिडेट है, वो तो खैर इंडिपेंडेंटली कर रहा है, उसके पेपर रिजेक्ट होने चाहिए थे, बिकॉज अनलॉफुल पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। वो बोलते हैं ना कि नॉट गिल्टी अनलेस प्रूवन, तो वही डॉक्ट्राइन है इसमें। आपका इफ योर पार्टी इज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल एंड यू आर ए मेंबर ऑफ दैट, यू कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। इंडिपेंडेंट है ना अभी,
इसकी पार्टी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट, मतलब कल को अगर प्रेशर कुकर वाले किसी के साथ भी जा सकते हैं। इसलिए तो जेल में ले गए थे इनको। मैं आ जा रहा हूँ इंजीनियर रशीद पे। इस चुनाव का मतलब, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इस चुनाव का सबसे रोचक चेहरा है। इस पूरे चुनाव का खलबली मचाई हुई है उसने। मतलब दो लोगों के लिए चुनाव सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। एक इंजीनियर रशीद के लिए, हाँ, जिसको एक ऐन समय पे बाहर आया है वो, और दूसरा महबूबा मुफ्ती के लिए, जिनकी पार्टी के लिए, पीडीपी के लिए ये चुनाव करो या मरो वाली स्थिति में है। अगर कुछ सीटें ले गए वो तो पार्टी उसे बिल्डअप हो जाएगी। मैं इस पे, मैं एक सेकंड सर, मैं पॉइंट ऑफ मेरा दिमाग से पॉइंट निकल जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ इंजीनियर रशीद पर जो बारामूला और कुपवाड़ा के इलाकों को थोड़ा ज्यादा अफेक्ट करता है वो, क्योंकि बांदीपुरा भी, हाँ, मतलब उसका जो इलाका है इस पूरे कॉन्फ्लुएंस पे है, इस पूरे कॉन्फ्लुएंस पे है वो इंसान। मतलब यूएपी का केस है, कल मैंने उनका इंटरव्यू लिया, एक रात में भी पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ। मैंने उस केस का जिक्र किया जिसपे उन्होंने कोई कमेंट देने से मना कर दिया, क्योंकि ये बोल दिया कि ठीक है अभी न्यायालय में लंबित है मामला, टाइप की बात है। यूएपीए का केस है और इंजीनियर रशीद की कहानी बड़ी रोचक है। वो आर्मी को और आर्मी के डिप्लॉयमेंट को, पुलिस के डिप्लॉयमेंट को और उनकी कथित ज्यादतियों के खिलाफ मोर्चा खोल के आया है वो। अपना पॉलिटिक्स उसी पे उसका, ठीक है, वो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हुआ करता था, इंजीनियर रशीद का नाम का व्यक्ति। लेकिन और एक और चीज है उसमें, उसने वो लाल बत्ती के बगैर वाला यहाँ पॉलिटिक्स लाया या यहाँ एक एमएलए शिप लाई, क्योंकि यहाँ एक और सिंड्रोम है जो लोग बड़े परेशान है जिसके, हालांकि नया कश्मीर है, सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत अच्छी है, लेकिन आपने देखा होगा जब लाल बत्ती चलती है तो कितनी जिप्सीज और कितना डंडे लेके ये वो करते हैं, तो उससे भी लोग बड़े परेशान हैं। तो इंजीनियर रशीद ने क्या किया कि इसने ये गाड़ी में चलता था अपनी, बड़ा एक इसने सिंपल अपना सिस्टम रखा, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है ना, एक प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आता है, तो ये भी जो है एक ऑल्टो में अपना खुद ही चलता था और कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, किसी लोगों को चढ़ा दिया। तो इसने एक डिफरेंट पॉलिटिक्स जिसको आप कहेंगे ना, एक डिफरेंट एक तरीका लाया पॉलिटिक्स का लोगों में, जहां ये बिल्कुल जैसे आपके पास बैठेगा आपको लगेगा ही नहीं एमएलए, आपको लगेगा जैसे आपस के कोई बंदे दो बात कर रहे हैं। तो वो पावर का जो एक वो चीज थी ना, वो भी इसका क्लिक किया लोगों के साथ, ये भैया ये तो बेचारा इतना सिंपल चलता है। मेरी राय ये है, इस इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल मैप ऑफ कश्मीर इज गोइंग टू चेंज और यू विल सी मेनी फेसेस फेडिंग, जो आप इस वक्त नज़र आ रहे हैं। एक नई दो जनरेशन में आप पिछले 10 जो नहीं जो आए हैं वो आर टेकिंग ओवर, दे उनका आउटलुक डिफरेंट उन्होंने दिखा दिया। जैसे मैं आई अगेन रेफर बैक टू दैट लोकसभा इलेक्शन इन हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्होंने दिखाया their power. मतलब ना, they want a change. They want a change. So this political format कश्मीर का चेंज हो रहा है ये इस इलेक्शन के बाद। ये मेरा सवाल वहीं रुक गया, मैं इसको बातचीत को रैप करने वाला हूँ कि इंजीनियर रशीद जो इस इलाके का इतना बड़ा नेता है, वो इंसान मतलब एक इंटरेस्टिंग फिगर है, लेकिन कंट्रोवर्शियल फिगर भी है। उसने ओपनली कहा है कि मैं हाफिज सईद से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने ओपनली श्रीनगर के लाल चौक पे खड़े होकर ये बोला है कि अफजल गुरु, मकबूल भट्ट की फांसी, इन सब पूरी पॉलिटिक्स पे ये सब गलत था, नहीं होना चाहिए था, और ये नारा कि कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, इस तरह की उसको लगता है ना कि उसका जो यही चीज कनेक्ट कर रही है लोगों के साथ। देखिए आप वही करोगे, अगर लोकसभा इलेक्शन उसने जीता है तो इन्हीं नारों पे, इन्हीं चीजों पे जीता है, तो वही चीज वो आगे ले जाना चाहता है। ये इलाका कैसे रिएक्ट करता है इंजीनियर रशीद की जो कॉल है, ये इलाका कैसे रिएक्ट करता है इंजीनियर रशीद के पूरे पॉलिटिक्स पे? यहाँ पे ये तो एक नई चीज है ना, मतलब इससे पहले इंजीनियर रशीद का जो एक, जिसको आप कहेंगे ना, इस इलाके में रिस्ट्रिक्टेड था, और 1-2 साल नहीं, पिछले 10 साल से ये इधर ही था। ये इसका जो पॉलिटिक्स था इससे बाहर इसको नहीं ले जा पाया, मतलब लंगेड़ तक ही रहा। इसने एआईपी बनाई लेकिन इसका कोई और बंदा जीता नहीं कहीं से। तो अचानक क्या होता है, इसके लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये लोकसभा में जो है इसका नामांकन जो है वो एक्सेप्ट होता है, और 15 दिन में इसका बेटा जो है एक वेव की तरह, सुनामी की तरह नॉर्थ कश्मीर में स्वीप कर देता है। तो इसके पीछे कोई जेनेसिस नहीं है, इसके पीछे कोई इसका सोच या ऐसी कोई पॉलिटिकल बड़ी आइडियोलॉजी, फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए अगर हम इसको डाइसेक्ट भी करने की कोशिश करें, हमें कुछ मिलेगा नहीं ज्यादा। हमें बस यही चीज मिलेगी कि 370 के बाद जो इसका पॉलिटिक्स है लोगों को कनेक्ट कर गया, ये जेल में है वो कनेक्ट कर गया। क्योंकि अभी इंजीनियर बाहर आया है, हर कोई ये बोल रहा है 2 चीजें हो सकती थी, या तो ये बिल्कुल डिप कर जाएगा क्योंकि इसका कनेक्ट खत्म हो जाएगा जेल वाला कि बाहर आ गया, या फिर ये बिल्कुल
फैल जाएगा और लोग जो है इसको एक्सेप्ट करके असेंबली में बहुत बड़ा डेंट करने वाला नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ये दो चीजें चलती थी, क्योंकि अगर आप इसका पोस्टर देखेंगे अभी तक जो जेल से निकलने से पहले, उसमें जो एआईपी का सबसे बड़ा एक पोस्टर हर जगह आप देखेंगे, जेल में इंजीनियर रशीद दिखेगा। वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इनको पता है कि जो इसका जेल में रहना है वही लोगों को क्लिक कर रहा है। और आज अगर ये जेल से बाहर है तो ये मास्टर स्ट्रोक है इसके लिए, या फिर ये इसके लिए पॉलिटिकली बेनिफिशियल ये था कि ये जेल में ही रहे इसकी पार्टी के लिए। तो वो लिटमस टेस्ट चल रहा है, ये लिटमस टेस्ट चल रहा है, इसमें ये मेक और ब्रेक हो सकता है। मेरी राय में इस जो इम्पैक्ट उससे पहले था, आपकी बार इसमें नहीं, वो जगहों पर होगा, स्प्रेड होगा, लेकिन उतना इसकी वोल्टेज कम हो जाएगी। लोकसभा में 16-15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज नॉर्थ कश्मीर पे इसने लीड किया था जीतने में, 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, विच इज अ लॉट व्हेन यू टॉक ऑफ टोटल 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो 15-16 में इंजीनियर रशीद ने लीड किया था। अगर वो ट्रेंड हम देखते हैं, अगर वो रिपीट ये कर पाता है, फिर तो ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा, फिर तो ये किंग मेकर बन गया। अगर लोकसभा की 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बिल्कुल उसी तरीके से असेंबली में जीतता है, देन ही इज द किंग मेकर। उसमें तो कोई, हाँ, इसके बगैर सरकार नहीं बन सकती। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, सारी पार्टियां बोल रही हैं कि हम एक नॉन बीजेपी सरकार बनाएंगे, लेकिन सारी पार्टियां ये भी बोल रही हैं कि बीजेपी एक अलग गेम खेल रही है कश्मीर में। That is not possible. 2000 इलेक्शन हुए थे 2014 के, उस वक्त क्या हुआ था, कश्मीर में एनसी और पीडीपी, वहाँ जम्मू। सपोज यू मेक ए गवर्नमेंट कश्मीर पार्टीज की, इट विल बी मुस्लिम फेस, कश्मीर फेस, जम्मू विल नॉट बी देयर। विल इट वर्क? एक दिन भी नहीं चलेगी। इस देखिए, एट द मोमेंट ये हो गया है, राइटली और रॉन्गली, वेदर यू लाइक और नॉट, बीजेपी इज द फेस ऑफ जम्मू एट द मोमेंट। कल को हो सकता है कांग्रेस कल को आ जाए, लेकिन you cannot have, even if you have full all this 44 seats of Congress ले जाए या ले जाए, you cannot afford to have a non-Jammu government here. So therefore, जब आप बीजेपी की पार्टिसिपेट करते हैं, it depends on their performance in the election. In the previous election, उन्होंने कितनी 28 सीटें शायद ली थी, नहीं 28 इनकी थी, 26 सीटें उनकी ली थी, all from जम्मू। और बीजेपी पीडीपी ने 28 ली थी, all from कश्मीर। Suppose they had not cooperated with each other, it would have been either only Kashmir government or only a Jammu government. तो इसलिए नक्शल में मैं कहूं, अगर आप संक्षेप में इसमें सोचे तो मेरे हिसाब से इसमें गेम चेंजर कांग्रेस है। अगर कांग्रेस जम्मू में बीजेपी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में डेंट करती है तो वो गेम चेंजर होगा, क्योंकि एनसी को पता है यहाँ पे इंजीनियर तो खलबली फैला रहा है, लेकिन अगर वो नहीं चला, एनसी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वो सबको पता है। लेकिन कांग्रेस इस अलायंस में जम्मू में बीजेपी को कितना डेंट करती है, उनका कितनी सीटें जीतती है, उस पर डिसाइड होगा अगली सरकार। दूसरी चीज ये है कि डोंट रूल आउट एनीथिंग। आई मीन, कल को अगर कांग्रेस नहीं आती है तो एनसी की मेजॉरिटी यहाँ आती है, उधर उनसे मिला के एनसी एंड बीजेपी कैन हैव एन अलायंस। देयर इज नो, दे हैव बीन नहीं, दे हैव एनसी जा सकते हैं बीजेपी के साथ। हाँ, बिल्कुल जा सकता है। अरे एनीथिंग इज पॉसिबल इन जम्मू एंड कश्मीर। जब इससे पहले हुआ है तो क्यों नहीं? एंड फारूक अब्दुल्ला कुड बी द सीएम। फारूक सीएम बन सकते हैं। फारूक साहब वाजपेयी के गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, उमर भी थे, दोनों। सो देयरफॉर देयर कोई नयापन इसमें नहीं है, मतलब ये कोई नई शादी नहीं होगी। लेकिन एक चीज है ना, जो पीडीपी का हाल हुआ उसके बाद, उससे डरेंगे तो जरूर कि पार्टी कहीं बर्बाद ना हो जाए। पावरफुल चीज है, पावर ऐसी बात नहीं है, ये पता नहीं। पर्टिकुलरली फॉर पार्टी इन कश्मीर, कश्मीरी, हमारे कश्मीरी लीडरशिप ने, मरहूम शेख साहब ने ये एक फ्रेज इसके लिए क्या था, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए, वो कहते थे हमारी सिचुएशन ऐसी है कश्मीर की, वी शुड बी ऑन सेम वेवलेंथ with the center. We cannot afford to be on a different wavelength. So therefore इस wavelength के हिसाब से any combination is possible. इस वक्त का जो माहौल है, आप कहते हो कि मतलब रूहुल्ला जैसे लोग, रूहुल्ला तो एक किस्म का लूज कैनन बन गया नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो सेपरेटिस्ट उसको पैंडर करता है। आई थिंक वो डेलिबरेट लूज कैनन है, उसको बोला है कि आप जो है अपना काम करते रहो। कहते हैं कि ये सेंटर से एक चलिए, अभी ये इतनी देर की बातचीत हमने केवल कश्मीर पे की है,
अभी जम्मू पे किसी और अंक में बातचीत करेंगे जब हम लोग जम्मू जाएंगे, क्योंकि अभी कश्मीर ही इतना फैला हुआ है और कश्मीर की पॉलिटिक्स बहुत सारे लेयर्स में जुड़ी है। यहाँ पे हुर्रियत है, सेपरेटिज्म की के वो तमाम चैप्टर्स हैं जिसमें हार्ड लाइंस सॉफ्ट लाइंस बटी हुई हैं। इसमें पीडीपी है, एनसी है, कांग्रेस है, और इसमें इंजीनियर रशीद जैसे नेता हैं, इसमें जमाते इस्लामी, इसमें अल्ताफ़ बुखारी जैसे नेता हैं, जिनके बारे में कहा जाता है वो इस चुनाव में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि चुनाव में कुछ हासिल न करने के लिए लेकिन पर्दे के पीछे से गेम पलटने के लिए आए हुए हैं। बहुत सारे इल्ज़ाम और बहुत सारी कहानियां हैं इस चुनाव में। कवरेज देखते रहिए, पत्रकारों की रिपोर्ट्स देखते रहिए, अपना ख्याल भी रखते रहिए। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे अमितेश। बहुत बहुत शुक्रिया।